चैप्टर 991 टू 1000। गर्जन। सबके हाव भाव अचानक ठंडे पड़ गए। हर कोई जानता था कि गहरी नींद में पड़ा भयंकर जानवर जाग गया था। यह ऐसा नहीं था जैसा कि सभी ने कल्पना की थी कि वह नींद में मारा जाएगा। सबका दिल पसीज गया, लेकिन अभी हर जगह सफेदी का एक विशाल विस्तार था। सभी प्रकार के दिव्य प्रकाश टिमटिमा रहे थे। बहुत से लोगों ने अपनी आंखें खोलने की भी हिम्मत नहीं की, इस डर से कि वे सीधे अंधे हो जाएंगे। इसी दौरान एक तेज चीख आई। एक महिला कानून घोषणा विशेषज्ञ मौके पर चिल्लाई और उसकी कोई खबर नहीं थी। सभी का मूड अचानक तनावपूर्ण हो गया। ये ज़िवेन, जिसने अपनी आंखों में दिव्यता को संघनित किया था, ने इसे स्पष्ट रूप से देखा। उस समय एक विशाल पंजे ने महिला कानून घोषणा विशेषज्ञ को तुरंत पकड़ लिया, जिससे वह मौके पर खून की धुंध में बदल गई। वह कानून चरण क्षेत्र विशेषज्ञ इस अतुलनीय रूप से विशाल भयंकर जानवर के सामने एक बच्चे की तरह था। उसके पास वापस लड़ने का कोई रास्ता नहीं था। इस दृश्य को देखकर ये ज़िवेन को अचानक अपनी पीठ पर ठंडक महसूस हुई और उसके रोंगटे खड़े हो गए। वह ट्रांसेंडेंट रियल्म मास्टर नहीं था, यह एक लॉ मैनिफेस्टेशन रियल्म मास्टर था। युद्ध शक्ति के मामले में यह निश्चित रूप से मौजूदा एक ज़िवेन को हरा सकता है। हालांकि इसे एक ही पंजे से कुचल दिया गया था। यह कल्पना की जा सकती थी कि यह शातिर जानवर कितना भयानक था। इस समय आकाश में सफ़ेद रोशनी आखिरकार गायब हो गई और आखिरकार सभी ने इस शातिर जानवर की उपस्थिति देखी। यह एक खूंखार जानवर था जो पहाड़ जितना विशाल था। उसका पूरा शरीर मोटी लाल फर से ढका हुआ था और उसका मुंह पक्षी की चोंच जैसा था, जिसमें नुकीले दांत भरे हुए थे। उसके सिर पर दो विशाल सींग थे जो सीधे ऊपर की ओर मुड़े हुए थे और समय समय पर वे एक भयानक दिव्य प्रकाश उत्सर्जित करते थे। उसकी आंखें सुर्ख लाल थीं और दूर से देखने पर वे दो विशाल लालटेन की तरह लग रही थीं। इस भयंकर जानवर का रूप देखकर हर कोई हैरान रह गया। इससे भी ज्यादा भयानक बात यह थी कि उन्होंने पाया कि इस भयंकर जानवर के शरीर पर एक भी घाव नहीं था। फर की मोटी परत में बिल्कुल भी अस्त व्यस्त होने का कोई लक्षण नहीं दिखा। दूसरे शब्दों में, उन विधि घोषणापत्र विशेषज्ञों के आक्रमणों ने चिड़िया की चोंच वाले इस दैत्य को तनिक भी क्षति नहीं पहुंचाई। इसने केवल अपने शरीर पर पहाड़ को चकनाचूर कर दिया। यही वजह थी कि सभी ने गहरी सांस ली। उन कानून घोषणापत्र विशेषज्ञों के हमलों ने सभी की कल्पना के दायरे को पार कर लिया था। वह शक्ति का एक और स्तर था, लेकिन इस राक्षस को पक्षी की चोंच से चोट पहुंचाने का कोई तरीका नहीं था। यह कल्पना की जा सकती थी कि पक्षी की चोंच वाला यह राक्षस कितना भयानक था। यह शायद कानून घोषणा पत्र के दायरे से कहीं आगे निकल गया है। सभी गहरी सांस ले रहे थे, जबकि वे अभी भी इस झटके में डूबे हुए थे। विशाल राक्षस चला गया। विशाल सामने का पंजा तुरंत पकड़ लिया। यह अपने विशाल शरीर के आकार से बिल्कुल अलग था। एक पल में एक और ट्रांसेंडेंस रियलम विशेषज्ञ इसके मुंह में फंस गया और मौके पर ही काट लिया गया। क्रेक क्रेक, हड्डियों के चबाए जाने की आवाज से लोगों को हर तरफ कमजोरी महसूस होने लगी। डरने का नतीजा था। मौत के लिए पकड़े जाने से पहले कानून अभिव्यक्ति विशेषज्ञ के पास केवल चीखने का समय था। किसी को यह नहीं सोचना चाहिए कि इस स्तर के योद्धा निडर थे। वे आम लोगों की तरह ही थे जो डरते थे। बात बस इतनी थी कि वे सामान्य लोगों से अलग थे, जो मामूली सी अलौकिक घटना पर चिल्ला पड़ते थे। साधना के अपने स्तर पर वे पहले से ही अलौकिक घटना का हिस्सा थे। वे हजारों साल तक जीवित रह सकते थे और उन्होंने हर तरह की चीजें देखी थीं। साधारण चीजों का उन पर प्रभाव पड़ना असंभव था। हालांकि जब उन्होंने वास्तव में देखा कि कानून घोषणा विशेषज्ञ को एक छोटे कीड़े की तरह मौत के घाट उतार दिया जा रहा है और फिर उसे थोड़ा थोड़ा करके काटा और निगला जा रहा है, तब भी वे डर गए। इस समय उन्होंने पाया कि वे उतने निडर नहीं थे जितना उन्होंने सोचा था। इस भयानक राक्षस के सामने जिसका कोई मनुष्य विरोध नहीं कर सकता था, वे चींटियों की तरह नाजुक थे जिनका वे तिरस्कार करते थे। चींटियों का डर क्या था? ये था चींटियों का डर। दौड़ना। यह किसने चिल्लाया यह अज्ञात था, लेकिन योद्धाओं की पूरी टीम उन्मादी रूप से भागने लगी। सभी ने बचने की पूरी कोशिश की। इस दौरान किसी की रुकने की हिम्मत नहीं हुई। यह शातिर जानवर बहुत भयानक था, यहाँ तक कि वे विधि घोषणापत्र विशेषज्ञ भी कोई अपवाद नहीं थे। इस समय उनमें वह आत्मविश्वास और सहजता नहीं रह गई थी जब वे पहली बार प्रकट हुए थे। वे पारलौकिक क्षेत्र के विशेषज्ञों से भी अधिक शर्मिंदा थे। उनकी मूल स्थिति सबसे आगे थी। वे जितनी जल्दी हो सके 7वीं मंजिल पर जाना चाहते थे और इस दानव सबर्डिंग टॉवर पर नियंत्रण हासिल करना चाहते थे। हालांकि अब वे ही सबसे अधिक पीड़ित थे, क्योंकि वे इस शातिर जानवर का सामना करने वाली अग्रिम पंक्ति में थे। यदि यह शातिर जानवर केवल साधारण होता तो ठीक होता। वहां कई विधि घोषणा विशेषज्ञ मौजूद थे और वे अब भी इसके खिलाफ लड़ सकते थे। हालांकि जो वास्तव में भयानक था वह यह था कि यह शातिर जानवर उनकी कल्पना की सीमाओं को पूरी तरह से पार कर गया था। यह लगभग एक ही बार में कानून घोषणा विशेषज्ञ को मार सकता है। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई पशु देवता जाग गया हो?
इस समय यह भयानक विचार अनायास ही उनके हृदय में उभर आया। साधारण लोग देवताओं के बारे में ज्यादा नहीं जानते थे, लेकिन वे जानते थे। आखिरकार उनकी विरासत कई सालों से चली आ रही थी। स्वाभाविक रूप से वे जानते थे कि पौराणिक देवता स्वाभाविक रूप से अस्तित्व में थे। वास्तव में प्राचीन बेरेंस महाद्वीप में जीवित रहने वाले प्रमुख कुलों में से, जिनमें से एक के पास अपने देवता नहीं थे। बात बस इतनी थी कि वे देवता बहुत समय पहले गायब हो गए थे। हालांकि वे सभी गायब हो गए थे, फिर भी किसी ने उनके अस्तित्व को नकारने का साहस नहीं किया। कौन जानता था कि जब हाइबरनेशन में भगवान होगा। स्वाभाविक रूप से ऐसे जानवर भी थे जो जानवर के शरीर के साथ देवता बन गए। हालांकि यह उनके लिए बहुत दूर था। नहीं, उन्हें तुरंत याद आया कि इस दुष्ट जानवर में कोई दिव्यता नहीं थी। हालांकि इसकी क्रूर आभा राक्षसी थी, लेकिन इसमें दिव्यता नहीं थी। इसे अभी देवता बनना बाकी था। हालांकि इस समय कोई इतना नहीं सोचेगा यह शातिर जानवर भगवान बन गया या नहीं, यह उन्हें मारने के लिए सिर्फ केक का एक टुकड़ा था। भगवान बनने और भगवान न बनने में क्या अंतर था। युद्ध के कलाकार जो राजसी तरीके से आए थे, अचानक उन्माद में भागने लगे। बहुत से काश्तकार जिन्हें अपनी क्षमता से प्रेरित किया गया था, वे बहुत जल्दी भाग गए। पहले की तुलना में ये कई गुना तेज थे। ये शिवेन का फिगर भी उनमें से एक था। उसने दानव के पंख नहीं फैलाए। उनके दानव पंख अब एक प्रतीक थे। बहुत से लोगों ने इसे देखा था। एक बार जब यह फैल गया, भले ही वह भाग रहा हो, तो यह गारंटी देना कठिन था कि वैनिशिंग शैडो पॉइजनस क्रोकोडाइल क्लैन और पॉइजनस फ्लेमिंग ड्रैगन क्लैन के लॉ मैनिफेस्टेशन रियल्म विशेषज्ञ उसे कठिन समय नहीं देंगे। एक पारलौकिक क्षेत्र विशेषज्ञ के साथ व्यवहार करना एक कानून घोषणा क्षेत्र विशेषज्ञ के लिए मुश्किल नहीं था। उल्लेख नहीं है, इस तरह के पलायन में शातिर जानवर से तेज दौड़ने की कोई आवश्यकता नहीं थी। उसे बस ज्यादातर लोगों से तेज दौड़ना था। ये जीवेन की गति के साथ, भले ही उसने दानव के पंखों को न फैलाया हो, यह इसे प्राप्त करने के लिए बहुत आसान था। ये शिवेन के पीछे से एक कर्कश आवाज आई। लोगों का एक समूह और करीब आ रहा था। ये जीवेन ने नजर घुमाई और पाया कि वे गुई युआन संप्रदाय के विशेषज्ञ थे। उनके रथ आकाश में घूम रहे थे और अपने पीछे कई निशान छोड़ गए थे। यद्यपि रथ विशाल थे, तथापि उनकी गति अतुलनीय रूप से तीव्र थी। वे धीरे धीरे समूह के पीछे से पकड़े गए और धीरे धीरे आगे की ओर उड़े। इस समय पेई जिंगचेन, जो कांस्य रथ पर थे, ने ये जीवेन को देखा और तुरंत उन्हें पहचान लिया। हालांकि एक शिवेन की आभा संयमित थी, लेकिन उसने खुद को नहीं बदला। उसे पहचानना आसान था। इस दौरान दोनों पक्ष भाग रहे थे। स्वाभाविक रूप से वे ज्यादा बात नहीं करते थे। उन्होंने बस एक दूसरे को सिर हिलाया और जल्दी से अलग हो गए। गुई युआन संप्रदाय का रथ सीधे टीम पर चढ़ गया और जल्दी से सबके सामने गायब हो गया। पीछे का शातिर जानवर भी और करीब आ रहा था। हर बार जब यह पास आता, तो यह सीधे एक या कई विशेषज्ञों को अपने पंजों से पकड़ लेता और उन्हें खा जाता। फिर यह धीरे धीरे फिर से निकट आ गया। ये जीवेन महसूस कर सकता था कि यह अशुभ जानवर ठीक होने की प्रक्रिया में लग रहा था। इसके शरीर पर रक्त ऊर्जा मजबूत और मजबूत हो रही थी, क्योंकि इसने अधिक से अधिक विशेषज्ञों को खा लिया। उसकी गति भी तेज से तेज होती जा रही थी। जाहिर है, यह शातिर जानवर अभी अभी अपनी लंबी नींद से जागा था और धीरे धीरे अपनी जीवन शक्ति को पुनः प्राप्त कर रहा था। जैसे ही यह टीम के साथ पकड़ने और कुछ और लोगों को पकड़ने वाला था, पूरी दुनिया अचानक हिंसक रूप से हिलने लगी। कोई बाहर राक्षस को वश में करने वाले टॉवर को छू रहा है। यह विचार अचानक सबके मन में आया। हालांकि उन्होंने देखा कि उनके पीछे का शातिर जानवर, जो मूल रूप से पकड़ने वाला था, ने उनका पीछा करना जारी नहीं रखा। इसके बजाय उसने आसमान की तरफ देखा और जोर से गरजने लगा। लाल बत्ती अचानक उसकी आंखों में चमक उठी। इसका विशाल शरीर अचानक आकाश में उड़ गया और आकाश की ओर भागा। हर बार जब वह दौड़ता, तो पूरी हवा हिंसक रूप से कांपने लगती। हा 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 हा, इतने सालों तक मुझे दबाने के बाद यह दानव वशीकरण टॉवर मेरा मुआवजा होगा। बाहर से एक अतुलनीय रूप से क्रूर हंसी छाई हुई थी। आवाज एक भारी झटके की तरह थी, जो अचानक सभी के दिल में उतर गई, जिससे हर कोई सभी प्रतिरोध खो बैठा। कई विशेषज्ञ पकौड़ी की तरह आसमान से फिसल गए। व्यक्ति स्पष्ट रूप से इसका मतलब नहीं था, लेकिन एक अनजाने वाक्य से हर कोई शक्तिहीन महसूस कर सकता है। हर कोई पहले से ही शक्तिहीन था। साधना का यह स्तर पहले ही अथाह स्तर पर पहुंच चुका था। जब किसी के शब्द बोले गए तो इसका क्या मतलब था? इसका यही मतलब था, जब किसी के शब्द बोले जाते थे, हर कदम में महान स्वर्गीय शक्ति होती थी। इसके अलावा यह सुनकर भीड़ और भी घबरा गई। दबा दिया। क्या ऐसा हो सकता है कि वह इस दानव वशीकरण मीनार के नीचे दबा हुआ दानव था? फुफकार, क्या वह वास्तव में बच निकला था? यह कल्पना की जा सकती थी कि एक राक्षस जो करोड़ों वर्षों के बाद भी नहीं मरा, वह कितना भयानक था। जिस राक्षस पर उनके पूर्वजों ने मुहर लगाई थी, वह ऐसा अस्तित्व नहीं था जिसकी वे कल्पना भी नहीं कर सकते थे।
एक बार जब इस तरह के एक राक्षस का जन्म हुआ तो पूरा फलता फूलता बादल सागर क्षेत्र नष्ट हो जाएगा। शातिर जानवर भी दहाड़ा। भयानक दिव्य प्रकाश तुरंत पानी की सतह की तरह फैल गया। अचानक पूरी छठी मंजिल पर अनगिनत मूल निवासियों के जीवन में एक पल में विस्फोट हो गया। रक्तसार के एक द्रव्यमान में बदल गया जो एक लंबी नदी में परिवर्तित हो गया और इस शातिर जानवर के शरीर में डाला गया। छठी मंजिल पर एक के अलावा अन्य मंजिलों पर राक्षसों ने भी विस्फोट किया और रक्त और क्यूई की एक लंबी नदी में बदल गया जो शातिर जानवर के शरीर में बहती थी। उस दुष्ट पशु के शरीर पर दैवीय तेज भी अधिक से अधिक तीव्र होता गया और उसकी शक्ति और मजबूत होती गई। भीड़ की चकित आंखों के नीचे वह क्षितिज में गायब हो गया। फिर पूरा डेविल सबर्डिंग पगोडा फिर से हिंसक रूप से हिलने लगा। बाहर से शातिर जानवर की दहाड़ और दानव की धीमी गुर्राहट सुनाई दी। सब थोड़े सहमे हुए थे। ऐसा लग रहा था कि पूरी छठी मंजिल एक पल में बह गई हो। इतने सारे दानव जानवर एक पल में खून की धुंध में बदल गए और शातिर जानवर द्वारा अवशोषित कर लिए गए। दूसरे शब्दों में वे दुष्ट राक्षस वास्तव में कैद में उठाए गए थे। वे राजसी दिखते थे लेकिन महत्वपूर्ण क्षण में वे पोषण थे जो किसी भी समय मर सकते थे। निचली मंजिलों को देखकर वे डर गए कि यह उसी के बारे में है। इस समय हालांकि शातिर जानवर पहले ही निकल चुका था, कोई भी 7वीं मंजिल पर नहीं जाना चाहता था। इस समय उनके दिलों में सारा लालच शातिर जानवर द्वारा दबा दिया गया था। किसी ने भी इस शातिर जानवर को भड़काने की हिम्मत नहीं की। भले ही शातिर जानवर पहले ही निकल गया हो, कोई भी वापस नहीं लौटा। इसके बजाय उन्होंने पागलपन से बचना चुना। ऐसी स्थिति में जहां बाहर एक अतुलनीय दानव था, शैतान को वश में करने वाला पैगोडा सामान्य रूप से असुरक्षित लग रहा था। इस समय लगातार बाहर से आवाजें आ रही थीं। पूरा डेविल सबर्डिंग पगोडा भी हिंसक रूप से हिल गया, जैसे कि यह अगले सेकंड में ढह जाएगा। धिक्कार है, तुम जानवर, तुम सिर्फ एक उपकरण आत्मा हो। तुम इस सीट के खिलाफ जाने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? यदि तुमने आज्ञाकारी रूप से आत्मसमर्पण कर दिया तो यह सीट शैतान को वश में करने वाले पगोडा को वश में करने के बाद तुम्हें रहने दे सकती थी, लेकिन अब इस सीट को आपको खत्म कर देना चाहिए। अतुलनीय दानव के शब्दों ने शैतान को वश में करने वाले शिवालय में तुरंत सभी को स्तब्ध कर दिया। उपकरण आत्मा, वह शातिर जानवर वास्तव में डेविल सबर्डिंग पैगोडा की टूल स्पिरिट थी। कोई आश्चर्य नहीं कि वह छठी और 7वीं मंजिल के बीच के मार्ग में सो रहा था। कोई आश्चर्य नहीं कि यह वास्तव में पूरे डेविल सबर्डिंग पैगोडा में सभी राक्षसों और दानव जानवरों को खून की धुंध में बदल सकता है और इसे अवशोषित कर सकता है। हालांकि केवल एक कलात्मक भावना पहले से ही इतनी भयानक थी। जिस व्यक्ति ने दानवों को वश में करने वाले पगोडा की स्थापना की थी, वह ऐसा करने में सक्षम होने के लिए कितना शक्तिशाली था। कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि शैतान को वश में करने वाले पगोडा के मूल स्वामी भी एक भगवान थे। बूम बूम, पूरा डेविल सप्रेसिंग पैगोडा अभी भी हिंसक रूप से हिल रहा था क्योंकि नीचे के राक्षस सभी खून की धुंध में बदल गए थे और आर्टिफैक्ट स्पिरिट बीस्ट द्वारा अवशोषित कर लिए गए थे। इसलिए डेविल सप्रेसिंग पगोडा के नीचे सभी की यात्रा असाधारण रूप से सुगम थी। हालांकि डेविल सप्रेसिंग पैगोडा के अंदर का स्थान बहुत बड़ा था, लेकिन सभी की गति के साथ वे जल्दी से पहली मंजिल पर पहुंचे। फिर वे शिवालय से निकलकर पानी की धार की तरह निकल पड़े। कुछ पारलौकिक क्षेत्र के विशेषज्ञ जो पहले बाहर निकले, जैसे ही वे बाहर निकले, एक भयानक बल द्वारा खून की धुंध में विस्फोट कर दिया गया। अन्य लोग अचानक स्थिर हो गए और पूरी तरह से डर गए, लेकिन सप्रेसिंग डेविल टॉवर अभी भी पागलपन से हिल रहा था, इसलिए उन्होंने देरी करने की हिम्मत नहीं की और जल्दी से अपने स्वयं के दिव्य उपकरणों का सहारा लिया और फिर सीधे बाहर निकल गए। येज़िवेन ने भी त्यानयुवान दर्पण का सहारा लिया और उसे अपने सिर के ऊपर रख दिया और फिर बाहर निकल गई, बस इस बात की परवाह न करते हुए कि अंत में ऊपर क्या हो रहा था। निश्चित रूप से जैसे ही वे डेविल सप्रेसिंग पैगोडा से बाहर निकले, उन्होंने तुरंत एक भयानक शक्ति को अपने शरीर की ओर बढ़ते हुए महसूस किया। त्यानयुवान दर्पण द्वारा प्रक्षेपित खून के रंग का हल्का पर्दा भी हलकों में उतार चढ़ाव करता था, जो एक अत्यंत भयानक शक्ति को प्रभावित करता था। तो ज़िवेन और अन्य सैकड़ों मील पीछे हट गए। तभी उन्हें लगा कि भयानक बल बहुत छोटा था। आसमान डेविल क्यूई के लुढ़कने से भर गया था। सभी ने ऊपर देखा और आकाश में लड़ रहे एक क्षीण दृष्टिगोचर शैतान छाया और एक विशाल क्रूर जानवर को देखा। उनकी आकस्मिक हरकतें एक स्थानिक अशांति पैदा करते हुए शून्य को अलग कर सकती हैं। हालांकि दानव छाया के हमले के तहत विशाल शातिर जानवर धीरे धीरे एक नुकसानदेह स्थिति में आ गया। शातिर जानवर दहाड़ता है और डेविल सप्रेसिंग पगोडा सीधे जमीन से उखड़ जाता है, सीधे दानव की छाया की ओर बढ़ता है। जल्दी करो और इस सीलबंद जगह को छोड़ दो। इस समय कोई फिर से चिल्लाया और हर कोई दरार से बाहर उड़ने लगा। इस समय हर कोई देख सकता था कि दो विशेषज्ञों की बमबारी के तहत इस छोटे विमान में जगह स्पष्ट रूप से अस्थिर थी। यह कभी भी मौके पर टूटकर गिर सकता है। ऐसे में अगर वे इसी इलाके में रहना जारी रखते हैं तो उन्हें इस इलाके के साथ ही दफना दिया जाएगा।
भले ही वे पारलौकिक क्षेत्र या यहाँ तक कि कानून अभिव्यक्ति क्षेत्र के विशेषज्ञ हों, वे अंतरिक्ष अशांति में दबे हो सकते हैं। प्राचीन बेरेंस महाद्वीप पर अंतरिक्ष बाधा बहुत मजबूत थी। इस वजह से स्थानिक अशांति बहुत भयानक होगी। यहाँ तक ट्रांसेंडेंट रियल्म के विशेषज्ञ भी इससे बच नहीं सके। सभी एक एक कर बाहर की ओर भागे। ये ज़िवेन भी उनमें से एक थी। वे अभी भागे ही थे कि पूरा इलाका भीषण लड़ाई नहीं झेल सका और एक जोरदार धमाके के साथ ढह गया। सभी को अभी भी कुछ डर था। कई ट्रांसेंडेंट रियल्म 5th लेवल के योद्धा जो समय पर नहीं बच सके, स्थानिक अशांति से मौके पर ही टुकड़े टुकड़े हो गए। सबका दिल पसीज गया। सौभाग्य से वे जल्दी से भाग निकले, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। उस छोटी सी जगह को चकनाचूर करने के बाद जहां डेविल सप्रेसिंग पगोडा स्थित था, दो अनुपम शातिर जीव पहले ही सीलबंद जगह में अपना रास्ता मार चुके थे। मूल रूप से पूरी मोहरबंद जगह अद्वितीय राक्षस को सील करने के लिए थी। अब जब दानव बच गया था तो पूरे अंतरिक्ष में गिरने के हल्के लक्षण दिखाई देने लगे। हर कोई बेबस था और केवल फिर से बचने की यात्रा पर निकल सकता था। रास्ते में सभी भाग गए। वे अंतरिक्ष को नष्ट करने वाले दोनों की गति के साथ मुश्किल से रह सके। सीलबंद जगह का स्थान बहुत स्थिर था, लेकिन वह इन दो शातिर प्राणियों के सामने लगभग असहाय था। यह अज्ञात था कि ये दोनों राक्षस कितने बलवान थे। गनीमत रही कि दोनों पक्ष आपस में उलझ गए। द स्पेक्टर डेविल सप्रेसिंग पगोडा को वश में करना चाहता था, लेकिन डेविल सप्रेसिंग पगोडा का जन्म डेविल सप्रेसिंग पगोडा को दबाने के लिए हुआ था। आर्टिफैक्ट स्पिरिट को यह मिशन सौंपा गया था। यह डेविल सप्रेसिंग पगोडा को भागने नहीं दे सकता था। शुरू से ही दोनों पक्ष जीवन और मृत्यु की लड़ाई में उलझे हुए थे। ताकत के मामले में राक्षसी छाया शातिर जानवर की तुलना में अधिक मजबूत थी, लेकिन शातिर जानवर को दानव दमन शिवालय की सहायता प्राप्त थी। ऐसा लगता था कि एक ऐसी शक्ति है जो राक्षसी छाया को रोक सकती है, उसे लगातार दबा सकती है। दोनों पक्षों ने सीलबंद जगह से अपना रास्ता लड़ा और कैस दानव सागर में घुस गए। फिर वे प्रकाश की दो धाराओं में बदल गए और शून्य में लुप्त हो गए। उन्होंने प्राचीन बेरेंस महाद्वीप के तारे में अपना रास्ता मार दिया। दोनों को जाते देख सभी ने राहत की सांस ली। दो खूंखार प्राणियों ने उन पर बहुत अधिक दबाव डाला। सौभाग्य से उनका ध्यान एक दूसरे पर केंद्रित था, अन्यथा वे वास्तव में समाप्त हो सकते हैं। क्या वह दैत्य वास्तव में अराजक दानव सागर में दबा हुआ है? यह कैसे छूटा? किसी ने शंका से पूछा। राक्षसी समुद्रकुल के विशेषज्ञ भी हैरान थे। हालांकि इस राक्षस को सख्ती से बोलते हुए राक्षसी समुद्री कबीले का पूर्वज माना जाना चाहिए, हो सकता है कि उन्हें इस दानव की अच्छी छाप न हो। जादू टोना करने वाले लोगों की एक छोटी संख्या को छोड़कर अधिकांश लोगों के पास इस दानव पूर्वज की अच्छी छाप नहीं थी। कोई नहीं चाहता था कि ऐसा पूर्वज अचानक प्रकट हो और उन पर शासन करे। इस संबंध में प्रमुख बलों के विशेषज्ञों को इसकी जानकारी लग रही थी, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। ऐसा दानव जारी किया गया था। यह निश्चित रूप से दुनिया के लिए आपदा लाएगा। उस समय यह एक और विकराल आपदा होगी। किसी ने आह भरी और कहा, यह असंभव होना चाहिए। भले ही यह दानव शातिर जानवर से बच सकता है, उसे दानव डोमेन में वापस जाने का विकल्प चुनना चाहिए। वे यहाँ बहुत अधिक दबे हुए हैं। किसी ने प्रतिकार किया। दानव के ठिकाने के बारे में सभी की अलग अलग राय थी। किसी भी मामले में वे आखिरकार एक आपदा से बच गए। इस समय वैनिशिंग शैडो पॉइजनस क्रोकोडाइल क्लैन के एकमात्र शेष लॉ मैनिफेस्टेशन रियल्म विशेषज्ञ ने अचानक एक चाल चली। शक्तिशाली क्षेत्र ने सीधे तौर पर येक्षिवेन को अपनी चपेट में ले लिया। चौंकाने वाले बदलाव ने अचानक माहौल को तनावपूर्ण बना दिया। विभिन्न गुटों की प्रमुख ताकतों के बीच संबंध पहले से ही तनावपूर्ण थे। अभी अभी दो शातिर प्राणियों की वजह से इसमें थोड़ी ढील दी गई थी। लुप्त छाया जहरीला मगरमच्छ कबीले के विशेषज्ञ ने अचानक सभी को परेशान कर दिया। क्या फिर से छिड़ने वाली है लड़ाई? विशेष रूप से कई अधिपति बलों के विशेषज्ञों ने अपनी छुरी जैसी आंखों को लुप्त छाया जहरीले मगरमच्छ कबीले के एकमात्र शेष कानून घोषणापत्र क्षेत्र के विशेषज्ञ के रूप में बदल दिया। मूल रूप से वैनिशिंग शैडो जहरीले मगरमच्छ कबीले में एक से अधिक विशेषज्ञ थे। हालांकि वैनिशिंग शैडो जहरीला मगरमच्छ कबीला दानव सबरिंग टॉवर के बारे में सबसे अधिक चिंतित था, इसलिए वे सामने की ओर भागे। उन्होंने सोचा कि कानून अभिव्यक्ति विशेषज्ञ के कार्रवाई करने से भले ही कोई परिवर्तन हो, यह उनके जीवन को नुकसान पहुंचाने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि शातिर जानवर कानून घोषणा विशेषज्ञ को मार डालेगा। वैनिशिंग शैडो जहरीले मगरमच्छ कबीले को भारी नुकसान हुआ कहा जा सकता है। इस समय केवल एक विधि घोषणा विशेषज्ञ बचा था। यह प्रमुख अधिपति बलों में सबसे कमजोर भी था। इस समय क्या वह लड़ाई के लिए उकसाकर मौत को दावत नहीं दे रहा था? यह हमारे वैनिशिंग शैडो जहरीले मगरमच्छ कबीले और इस बच्चे के बीच का मामला है। इसका दूसरों से कोई लेना देना नहीं है। मुझे आशा है कि आप हस्तक्षेप नहीं करेंगे। इस समय एकमात्र शेष गायब छाया जहरीला मगरमच्छ कबीले विशेषज्ञ ने सभी को देखा और कहा,
तभी सभी को एहसास हुआ कि हालांकि इस लॉ मैनिफेस्टेशन रियलम विशेषज्ञ ने अपना डोमेन जारी कर दिया था, यह केवल ये जीवेन के उद्देश्य से था। पूरे क्षेत्र में केवल ये जीवेन ही इसमें डूबा हुआ था। हर कोई तुरंत समझ गया कि उसका क्या मतलब है। कई लोग मौके पर ही पीछे हट गए। कोई भी इस समय लुप्त छाया जहरीला मगरमच्छ कबीले को भड़काना नहीं चाहता था। ये शिवेन के लिए यह इसके लायक नहीं था। वैनिशिंग शैडो जहरीले मगरमच्छ कबीले के विशेषज्ञों की आध्यात्मिक इंद्रियां ये जीवेन पर बंद हैं। इस समय के दौरान ये जीवेन के कई घेराव और दमन ने भी उन्हें यह बता दिया कि ये जीवेन निश्चित रूप से निपटने के लिए एक आसान चरित्र नहीं था। हालांकि वह केवल ट्रांसेंडेंट रियलम 5th लेवल पर था, यहां तक कि ट्रांसेंडेंट रियल 9th लेवल भी उसके द्वारा अलग कर दिया जाएगा। ये जीवेन उसकी विरोधी बिल्कुल नहीं थी। ऐसे व्यक्ति से निपटने के लिए कोई कितना भी सावधान क्यों न हो, यह बिल्कुल भी गलत नहीं था। हालांकि यहाँ कानून घोषणा पत्र के विशेषज्ञों के साथ यह बेकार था, भले ही वह स्थिति को पलट सके। वह अभी भी दबा हुआ होगा। ये जीवेन फिसलन भरी नाव की तरह थी। उन्होंने उसे पकड़ने की कई बार कोशिश की, लेकिन वह भाग निकला। अब उन्होंने आखिरकार उसे एक झटके में पकड़ लिया। वह मर चुका है। इन लुप्त छाया जहरीले मगरमच्छ कबीले के विशेषज्ञों ने ये जीवेन को जानलेवा इरादों से देखा। ऐसा लग रहा था कि वे एक शिवेन से नफरत करते हैं। उनके कई साथी जो हजारों सालों से साथ थे, ये जीवेन के हाथों मारे गए। वे एक शिवेन से नफरत कैसे नहीं कर सकते थे? भाई, मैं देखना चाहता हूं कि तुम आज कैसे बचते हो। द लॉ मैनिफेस्टेशन वैनिशिंग शैडो जहरीला मगरमच्छ कबीले के विशेषज्ञ ने ये जीवेन को उदासीनता से देखा और कहा। उसकी टकटकी थोड़ी ठंडी थी, जिससे कुछ जानलेवा इरादे सामने आ रहे थे। ठंड इतनी थी कि लोगों को ऐसा लग रहा था जैसे किसी बर्फ की गुफा में गिर गए हों। यहाँ आने के बाद ये पहली बार नहीं था जब उसने एक शिवेन का नाम सुना था। ये जीवेन गायब छाया जहरीले मगरमच्छ कबीले के घेराव और दमन से कई बार बच निकली थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जीवेन ने लुप्त हो रहे छाया वाले जहरीले मगरमच्छ कबीले के कई विशेषज्ञों को मार डाला। यहाँ तक युवराज मगरमच्छ भी उनके हाथों मर गया। इस खबर के फैलने के बाद पूरे लुप्त छाया जहरीले मगरमच्छ कबीले में खलबली मच गई। यहाँ तक पुराने पूर्वज भी, जो लंबे समय से करीबी खेती में थे, चिंतित थे। यह बव्वा आज मर चुकी है। वह जीवित नहीं रह सकता। ज्यादा दूर नहीं, जहरीले ज्वलंत ड्रैगन कबीले के विशेषज्ञों ने भी ये जीवेन की खोज की। हालांकि लुप्त छाया जहरीले मगरमच्छ कबीले के विशेषज्ञ एक चाल चलना चाहते थे। वे एक चाल चलने के लिए बहुत आलसी थे। ये शिवेन ने अपना सिर नीचे कर लिया, जैसे कि वह उनके शब्दों के कारण अपना सिर नहीं उठा सकता। हालांकि अगर कोई उसकी आंखों को देख सकता था, तो उसकी आंखों में टिमटिमाते ठंडे जानलेवा इरादों को देखा जा सकता था। ये कसीवेन, एक पल के लिए रुको और तुरंत अपने हवा और गरज की शक्ति के डोमेन को खोलो। इस आदमी के डोमेन को तोड़ो और तुरंत बच जाओ, अन्यथा तुम्हारे पास वास्तव में कोई मौका नहीं होगा। तुमो याद दिलाया। ये शिवेन अब इस दायरे में फंस गई थी। यहाँ तक उसकी सांस भी नहीं चल रही थी। वह इस दुनिया में एक बाहरी व्यक्ति की तरह था। सब कुछ, प्रकाश, वायु, सब कुछ उसके अस्तित्व को अस्वीकार कर रहा था। इस भावना ने उसे मौके पर ही विस्फोट कर दिया। इस डोमेन में लॉफेज रियलम विशेषज्ञ एक देवता थे। सब कुछ उनके नियंत्रण में था। उसे सांस लेना भी मुश्किल हो गया था, बचना तो दूर की बात है। इस समय वह अंत में समझ गया कि इसका क्या मतलब है कि केवल डोमेन के खिलाफ जा सकता है। एक लॉ मैनिफेस्टेशन रियलम मास्टर के सामने एक ट्रांसेंडेंट रियलम योद्धा सिर्फ एक चींटी जैसा अस्तित्व था। यह क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल के छद्म डोमेन से बिल्कुल अलग था। यह एक वास्तविक डोमेन था। डोमेन में सब कुछ उसके नियंत्रण में था। इस समय हवा और गड़गड़ाहट के क्षेत्र को खोलने का एकमात्र तरीका था। जब हर कोई नहीं जानता था कि उसके पास एक डोमेन है, तो बचना संभव था अगर वह इस डोमेन को आश्चर्य से नहीं तोड़ पाता। उसकी आंखों में एक ठंडी निगाह चमक उठी। लुप्त छाया जहरीला मगरमच्छ कबीला तब से लगातार संकट में था जब से वह फूले हुए बादल सागर क्षेत्र में आया था। यह वास्तव में परेशानी भरा था। उनके शरीर की सारी शक्ति सक्रिय हो चुकी थी। बाहर से ऐसा लग रहा था कि वह डोमेन द्वारा नियंत्रित किया जा रहा था और हानिरहित दिख रहा था, लेकिन अंदर उसकी मांसपेशियां सीमा तक खींची हुई थीं। वह बस पिंजरे से बाहर निकलने के मौके का इंतजार कर रहा था। जैसे ही वह लॉन्च करने वाला था, उसने जोर से चिल्लाते हुए सुना, रुको। सभी ने देखा। यह वास्तव में गुई युआन संप्रदाय के कई विशेषज्ञ थे जिन्होंने बात की थी। क्यों? क्या आपका गुई युआन संप्रदाय हमारे लुप्त होते छाया जहरीले मगरमच्छ कबीले के मामलों में हस्तक्षेप करने जा रहा है? वैनिशिंग शैडो जहरीला मगरमच्छ कबीले विशेषज्ञ ने एक अमित्र अभिव्यक्ति के साथ कहा। फलते फूलते बादल समुद्र क्षेत्र में मनुष्यों और समुद्री कुलों के बीच अनगिनत वर्षों तक लड़ाई चली थी। मानव अधिपति के रूप में गुई युआन संप्रदाय और समुद्री कबीले के अधिपतियों में से एक वैनिशिंग शैडो पॉइजनस क्रोकोडाइल कबीले का एक लंबा इतिहास था। दोनों पक्ष लंबे समय से एक दूसरे से नाराज चल रहे थे।
हम गुई युआन संप्रदाय इस ये जिवेन की रक्षा करेंगे। गुई युआन संप्रदाय के लॉ मैनिफेस्टेशन रियल्म विशेषज्ञ ने असामान्य रूप से दृढ़ अभिव्यक्ति के साथ कहा। क्या आपका गुई युआन संप्रदाय इस बच्चे के लिए हमारे लुप्त छाया वाले जहरीले मगरमच्छ कबीले के साथ गिरने वाला है? लुप्त छाया जहरीला मगरमच्छ कबीले के कानून अभिव्यक्ति दायरे के विशेषज्ञ ने ठंडे स्वर में कहा। इस समय वह दकियानुसी होने के लिए गुई युआन संप्रदाय से नफरत करता था। अगर यह शातिर जानवर इतने सारे विशेषज्ञों को निगलने के लिए नहीं होता तो वे इस समय गुई युआन संप्रदाय पर सवाल नहीं उठाते। वे सीधे लड़ेंगे। गुई युआन संप्रदाय ने बाघ को उकसाने और बाघ के मुंह से भोजन छीनने का साहस किया। क्या वह मृत्यु को प्रणाम नहीं कर रहा था? लेकिन अब वैनिशिंग शैडो जहरीले मगरमच्छ कबीले के पास केवल एक लॉ मैनिफेस्टेशन रियल्म विशेषज्ञ था। जब गुई युआन संप्रदाय के विशेषज्ञ का सामना करना पड़ा जो अभी सबसे तेज दौड़ रहे थे तो वे पूरी तरह से नुकसान में थे। यदि वे वास्तव में लड़े तो उनका सर्वनाश हो जाएगा। आप जानते हैं, इस बच्चे ने हमारे अगले कबीले के नेता क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल को मार डाला। यदि आप इस बच्चे की रक्षा करना चाहते हैं तो आप पूरे वैनिशिंग शैडो जहरीले मगरमच्छ कबीले के खिलाफ जा रहे हैं। वैनिशिंग शैडो जहरीले मगरमच्छ कबीले के शेष कानून घोषणा क्षेत्र के विशेषज्ञ मदद नहीं कर सकते थे लेकिन धमकी दे सकते थे। कबीले के अगले नेता की मौत किसी भी कबीले के लिए बहुत बड़ी बात होती थी। इसे व्यर्थ जाने देने का कोई कारण नहीं था। हत्या है। क्या यह सिर्फ एक युवा कबीले का नेता नहीं है जो मर गया? क्या आपको लगता है कि हम नहीं जानते? इन वर्षों में हमारे गुई युआन संप्रदाय के कई युवा कबीले नेता आपके हाथों मारे गए हैं। आपके पास केवल एक मृत है। इसमें नाराज होने की क्या बात है? कानून प्रकटीकरण क्षेत्र के विशेषज्ञ ने बिल्कुल भी नहीं दिया। अचानक गायब छाया जहरीला मगरमच्छ कबीले विशेषज्ञ का मुंह बंद हो गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया था लेकिन वह एक शब्द नहीं कह सका। तथ्य यह है कि विभिन्न अधिपति गुप्त रूप से एक दूसरे के उत्तराधिकारियों को निशाना बना रहे थे। ऐसा कुछ नहीं था जो सिर्फ 1 या 2 दिन में हुआ था। यह सिर्फ इतना था कि वे इसे सतह पर नहीं लाए क्योंकि वे सौहार्द के सभी ढोंगों को छोड़ना नहीं चाहते थे। चूंकि आप हमारे उत्तराधिकारियों को लक्षित करने का साहस करते हैं, हम आपके उत्तराधिकारियों को भी लक्षित कर सकते हैं। यह इतना आसान है। आप जो भी नुकसान सहेंगे वह आपको वापस मिल जाएगा। चलो अतीत के बारे में बात मत करो। मेरे बड़े भाई की आपके हाथों मृत्यु हो गई। क्या आपको सच में लगता है कि मुझे नहीं पता? पेई जिंगचेन ने आगे बढ़कर ठंडेपन से कहा। जब उन्होंने अपने बड़े भाई का जिक्र किया तो उनकी आंखों में नफरत की लहर दौड़ गई। जैसे ही ये शब्द निकले सभी में अचानक हड़कंप मच गया। पेई जिंगचेन के बड़े भाई भी अपनी पीढ़ी के प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। कम उम्र में ही वह युवा पीढ़ी के बीच उत्कृष्ट थे। उन्हें गुई युआन संप्रदाय के युवा कबीले नेता के रूप में भी नियुक्त किया गया था। लेकिन बाद में जब वह खंडहरों की खोज कर रहा था तो उसकी असमय मृत्यु हो गई। कोई नहीं जानता था कि क्या हो रहा है। उन्होंने बस यही सोचा कि वह खंडहरों में मौजूद अजीबोगरीब अस्तित्व से मारा गया है। लेकिन किसने सोचा होगा कि इसमें ऐसा राज छुपा है? गुई युआन संप्रदाय के नेता स्वीपिंग की मृत्यु लुप्त छाया जहरीला मगरमच्छ कबीले विशेषज्ञ के हाथों हुई। यह नफरत बहुत बड़ी थी। अतीत में दोनों पक्षों में हाथापाई हुई और इसे मेज पर नहीं रखा। अब एक बार वे गिर गए तो परिणाम गंभीर हो सकते हैं। कैसी बकवास कर रहे हो तुम? तुम्हारे बड़े भाई की मृत्यु उस राक्षस के हाथों खंडहर में हुई थी। यह सर्वविदित तथ्य है। मत सोचिए कि आप गैर जिम्मेदाराना टिप्पणी कर सकते हैं और हमारे गायब होने वाले छाया जहरीले मगरमच्छ कबीले को फंसा सकते हैं। लुप्त छाया जहरीला मगरमच्छ कबीले विशेषज्ञ की आंखों में घबराहट का निशान था, जैसे कि किसी ने अचानक एक रहस्य उजागर किया हो। ये जिवेन ने चुपचाप सुना, लेकिन वह अपने दिल में गणना कर रहा था। यह इस प्रकार निकला। ट्रू मार्शल स्कूल की तरह एक पीढ़ी को बदलने के लिए गुई युआन संप्रदाय जैसे महामानव को हजारों साल लगेंगे। इस स्थान पर कुछ 100 वर्षों में उत्कृष्ट क्षेत्र 9वें स्तर के विशेषज्ञ को प्राप्त किया जा सकता है। जो प्रतिभाएं उभरी वे कभी भी इतनी छोटी नहीं होंगी। वैनिशिंग शैडो जहरीले मगरमच्छ कबीले में क्या क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल से मजबूत युवा विशेषज्ञ नहीं हैं? वहां होना चाहिए। अब प्रसिद्ध युवा विशेषज्ञ सैकड़ों वर्ष की सीमा में थे। 1000 वर्ष से अधिक आयु का एक भी विशेषज्ञ नहीं था। यह देखा जा सकता था कि फले फूले बादल सागर क्षेत्र का पानी अभी भी गहरा था। गुई युआन संप्रदाय के शब्दों के अनुसार ये विशेषज्ञ जो उनसे पहले प्रमुखता से उठे थे या तो गिर गए थे या एकांतवास में चले गए थे। तथाकथित शीर्ष 100 सूची में केवल 500 वर्ष की आयु के भीतर के विशेषज्ञों को दर्ज किया गया। यह बिल्कुल भी पूरा नहीं हुआ। हालांकि शुरू से ही पेई जिंगचेन ये जिवेन के पक्ष में खड़ा था, बल्कि वह क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल के साथ बाहर हो जाएगा। अब गुई युआन संप्रदाय उसके लिए वैनिशिंग शैडो जहरीले मगरमच्छ कबीले के साथ आगे बढ़ने को तैयार था। कोई कारण जरूर होगा। उसे विश्वास नहीं था कि उसके पास बिना किसी कारण के गुई युआन संप्रदाय को लुप्त छाया जहरीले मगरमच्छ कबीले से बाहर निकालने के लिए ऐसा आकर्षण है।
अगर यह वह होता तो यह असंभव होता। क्या कारण हो सकता है? ये शिवेन के दिल में कुछ संदेह था। सबूत, क्या आपको इसकी जरूरत है? पेई जिंगचेन ने उपहास के साथ कहा, यदि आप कानून घोषणापत्र क्षेत्र के कुछ विशेषज्ञों के लिए नहीं होते तो मेरे बड़े भाई युवा पीढ़ी के बीच अजेय होते। भले ही खंडहरों में हजारों खतरे हों, मेरे लिए चोट पहुंचाना असंभव होगा बड़ा भाई। सभी ने अचानक शोर मचा दिया। लॉ मैनिफेस्टेशन विशेषज्ञ ने ट्रांसेंडेंट रियलम विशेषज्ञ पर हमला किया, जिससे उपस्थित विशेषज्ञों को दुख हुआ। वे पारलौकिक क्षेत्र के विशेषज्ञ थे। फूले हुए बादल सागर क्षेत्र में उन्हें प्रभावशाली व्यक्ति माना जाता था। यदि कानून अभिव्यक्ति विशेषज्ञ इच्छा पर उन पर हमला कर सकता है तो वे उनकी आंखों में पारलौकिक क्षेत्र के नीचे की चींटियों से अलग नहीं थे। हर कोई इन बातों से अच्छी तरह वाकिफ है। क्राउन प्रिंस मगरमच्छ की मौत कुछ भी नहीं है। आज हमारा गुई युआन संप्रदाय ये ज़िवेन की रक्षा करेगा। इस समय गुई युआन संप्रदाय के कानून अभिव्यक्ति विशेषज्ञ ने एक उपहास के साथ कहा। धत्तेरी की लुप्त छाया जहरीला मगरमच्छ कबीले विशेषज्ञ चिल्लाया। तेज रोशनी से उसकी आंखें चमक उठीं। उसने तुरंत अपनी हथेली ये शिवेन की ओर पटक दी। इस सारी परेशानी की जड़ ये शिवेन ही थी। जब तक ये ज़िवेन को थप्पड़ मारा गया तब तक सब कुछ सुलझ जाएगा। क्या गुई युआन संप्रदाय वास्तव में एक मृत व्यक्ति के लिए गायब छाया जहरीला मगरमच्छ कबीले के साथ गिर जाएगा? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? यह देखकर कि लुप्त होती छाया जहरीली मगरमच्छ कबीले ने वास्तव में अराजकता का फायदा उठाया, गुई युआन संप्रदाय के सभी लोग गुस्से में थे। हालांकि एक कानून अभिव्यक्ति क्षेत्र विशेषज्ञ की गति इतनी तेज थी कि यह नग्न आंखों से देखी जा सकने वाली सीमा से लगभग पार हो गई। क्षेत्र उसके क्षेत्र में छाया हुआ था। उसकी गति कम से कम समय में भयानक स्तर तक बढ़ गई थी। शुआ, गायब छाया जहरीला मगरमच्छ कबीले के कानून अभिव्यक्ति क्षेत्र विशेषज्ञ तुरंत पहुंचे और सीधे थप्पड़ मार दिया। हालांकि जैसे ही वह येकशिवेन को मारने वाला था, येकशिवेन हिल गया। उसकी आकृति सीधे सुनहरी रोशनी के गुच्छे में बदल गई और सबकी नजरों से ओझल हो गई। बूम! लुप्त होती छाया जहरीला मगरमच्छ कबीले का कानून प्रकटीकरण दायरे के विशेषज्ञ की हथेली केवल सुनहरे प्रकाश के एक समूह से टकराती है। फिर भयानक ताड़ के बल को सीधे जमीन में डाला गया, जिससे जमीन में एक बड़ा छेद तुरंत हो गया। बजरी हर जगह उड़ गई। जब ये ज़िवेन फिर से प्रकट हुआ, वह पहले से ही क्षेत्र की सीमा से बाहर था। क्षेत्र के बाहर येकशिवेन ने अचानक हर जगह सहज महसूस किया। घुटन की भावना जिससे सांस लेना मुश्किल हो गया था आखिरकार गायब हो गया। घुटन का एहसास भी आखिरकार गायब हो गया। द लॉ मैनिफेस्टेशन रियलम वैनिशिंग शैडो जहरीला मगरमच्छ कबीले के विशेषज्ञ ने भी ये ज़िवेन को हैरानी से देखा। वह वास्तव में असफल रहा। यह बगवा वास्तव में अपने क्षेत्र को तोड़कर भाग निकला। यह उनकी अपेक्षा से परे था। बड़ी शर्म की बात थी। हालांकि वह नहीं जानता था कि येकशिवेन ने यह कैसे किया, लेकिन वह केवल इस बात से सभी के लिए हंसी का पात्र बन सकता था। तुम मौत को दावत दे रहे हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने कदम उठाने की? इस समय गुई युआन संप्रदाय के लॉ मैनिफेस्टेशन रियलम विशेषज्ञ ने तुरंत एक चाल चली। वह सीधे वैनिशिंग शैडो पॉइजनस क्रोकोडाइल क्लान के लॉ मैनिफेस्टेशन रियलम विशेषज्ञ के क्षेत्र से टूट गया और उसे एक हथेली से थप्पड़ मार दिया। पफ! उसने मुंह भर खून बहाया और उसका शरीर सीधे उड़ गया। यहां तक अगर यह एक ही कानून घोषणा क्षेत्र विशेषज्ञ था तो एक दूसरे के बीच ताकत में भारी अंतर था। आप द वैनिशिंग शैडो पॉइजनस क्रोकोडाइल क्लान के लॉ मैनिफेस्टेशन विशेषज्ञ ने गुई युआन संप्रदाय के विशेषज्ञों और ये ज़िवेन पर घृणा से नजर डाली। फिर उन्होंने वैनिशिंग शैडो जहरीले मगरमच्छ कबीले के विशेषज्ञों का नेतृत्व किया। इस समय वह जहरीले ज्वलंत ड्रैगन कबीले के विशेषज्ञों से भी नफरत करता था। वे येकशिवेन के साथ एक साथ निपटने वाले थे, लेकिन अब वे सिर्फ येकशिवेन को बिना कोई कार्रवाई किए अपमानित होते हुए देख रहे थे। हालांकि वह बता सकता था कि जहरीले ज्वलन ड्रैगन कबीले का ओरिजिनल रिटर्निंग संप्रदाय के खिलाफ लड़ने में उनकी मदद करने का कोई इरादा नहीं था। अगर वे बने रहेंगे तो वे केवल खुद को अपमानित कर रहे होंगे। जहरीले फ्लेमिंग ड्रैगन कबीले के विशेषज्ञ यह कैसे नहीं जान सकते कि वैनिशिंग शैडो जहरीला मगरमच्छ कबीले के लॉ मैनिफेस्टेशन विशेषज्ञ क्या सोच रहे थे? हालांकि इस समय ओरिजिनल रिटर्निंग संप्रदाय का सामना करना निस्संदेह नासमझी थी। अभी अभी हुए उथल पुथल में कई अधिपतियों ने खामियाजा भुगता। ओरिजिन रिटर्निंग सेक्ट के युद्ध रथ को छोड़कर अन्य को भारी नुकसान उठाना पड़ा। हालांकि वे वैनिशिंग शैडो जहरीले मगरमच्छ कबीले की तरह लगभग खत्म नहीं हुए थे, लेकिन वे बहुत बेहतर नहीं थे। इस समय भले ही दोनों कबीले आपस में जुड़ गए हों, वे ओरिजिन रिटर्निंग सेक्ट के विशेषज्ञों के विरोधी नहीं हो सकते हैं, जब तक कि स्काई स्प्लिटिंग वेल कबीले के विशेषज्ञ सेना में शामिल नहीं हो जाते। हालांकि स्काई स्प्लिटिंग वेल कबीले के विशेषज्ञ स्पष्ट रूप से एक अच्छा शो देख रहे थे। ओरिजिन रिटर्निंग सेक्ट के मानव विशेषज्ञों के खिलाफ एकजुट होना असंभव था। इस समय वे वैनिशिंग शैडो जहरीले मगरमच्छ कबीले के विशेषज्ञों के लिए कैसे खड़े हो सकते हैं?
इसके अलावा हालांकि उन्हें येज़िवेन द्वारा पीटा गया था, लेकिन उनमें वैनिशिंग शैडो जहरीले मगरमच्छ कबीले की तरह गहरी नफरत नहीं थी। उनके लिए अपनी जान जोखिम में डालना उनके लिए असंभव था। विभिन्न कुलों के विशेषज्ञ दंग रह गए। यह ऐसा अंत निकला। लुप्त हो रहे छाया वाले जहरीले मगरमच्छ कबीले ने अचानक येज़िवेन को पकड़ लिया। फिर गुई युआन संप्रदाय ने येज़िवेन के लिए लुप्त छाया जहरीले मगरमच्छ कबीले के खिलाफ लड़ाई लड़ी। इसके अलावा अंतिम परिणाम यह था कि वैनिशिंग शैडो जहरीले मगरमच्छ कबीले ने, जो हमेशा सख्त था, येज़िवेन का पीछा करना छोड़ दिया। यह सभी के लिए अप्रत्याशित था। लुप्त होती छाया विषैला मगरमच्छ कबीले के विशेषज्ञों के चले जाने के बाद विभिन्न कुलों के विशेषज्ञ लंबे समय तक नहीं रहे। वे भी एक के बाद एक चले गए। अगर वे रुके तो देखने में कुछ भी दिलचस्प नहीं था। थोड़ी देर के बाद विशाल स्थल में केवल येज़िवेन और ओरिजिन रिटर्निंग संप्रदाय के विशेषज्ञ ही रह गए थे। येज़िवेन ने आगे बढ़कर अपने हाथों को थपथपाया, आपके जीवन बचाने वाले अनुग्रह के लिए धन्यवाद। हालांकि येज़िवेन को भरोसा था कि वो लुप्त छाया जहरीले मगरमच्छ कबीले के विशेषज्ञों से सुरक्षित रूप से बच सकता है। यह एक निर्विवाद तथ्य था कि उन्होंने उसे बचा लिया। इसके अलावा वे उसकी खातिर वैनिशिंग शैडो जहरीले मगरमच्छ कबीले के विशेषज्ञों के खिलाफ लड़े। जो भी हो, येज़िवेन ने उन पर एहसान किया था जिसने ओरिजिन रिटर्निंग संप्रदाय पर उसकी बेहतर छाप छोड़ी थी। मुझे डर है कि हमारी मदद के बिना भी, छोटे भाई, तुम अभी भी स्वतंत्र रूप से निकल सकते हो। मैं एक व्यस्त व्यक्ति था, ओरिजिन रिटर्निंग संप्रदाय के बूढ़े व्यक्ति ने मुस्कराते हुए कहा। हालांकि उसने ऐसा कहा था, उसके मुंह के कोने मुस्कान से छलक रहे थे। जब उसने ऐसा कहा तो सभी को याद आया कि जब लुप्त छाया जहरीले मगरमच्छ कबीले के कानून घोषणा क्षेत्र के विशेषज्ञों ने घात लगाकर हमला किया तो येज़िवेन आसानी से क्षेत्र की बेड़ियों से मुक्त हो गए। दूसरे शब्दों में, अगर उन्होंने कार्रवाई नहीं की तो भी येज़िवेन खतरे में नहीं पड़ सकते। कानून घोषणा पत्र दायरे के विशेषज्ञों का सबसे बड़ा लाभ क्षेत्र का उपयोग था। क्षेत्र के लाभ के बिना इसमें कोई संदेह नहीं था कि उनकी ताकत बहुत कमजोर हो जाएगी। येज़िवेन से निपटना इतना आसान नहीं होगा। इसके अलावा येज़िवेन इस तरह के त्वरित हमले से बचने में सक्षम थी। कहने की जरूरत नहीं है, येज़िवेन बच सकती थी, भले ही उन्होंने अभी हस्तक्षेप न किया हो। कोई आश्चर्य नहीं कि आप इतने शांत हैं। यह पता चला है कि आपके पास ट्रम्प कार्ड है। पेई जिंगचेन ने आगे बढ़कर येज़िवेन के कंधे को थपथपाते हुए कहा, अरे यह अफसोस की बात है। अगर मुझे पता होता तो मैं बाहर नहीं आती। पेई जिंगचेन पूरी तरह से मिलनसार थे, लोगों को एक अजीब सा एहसास देते थे। हालांकि इस वजह से उन्हें कम आंकना एक बड़ी गलती होगी। कोई बात नहीं, तुम आज मेरे लिए खड़े हो गए, यह एहसान मैं इसे स्वीकार करूंगा। येज़िवेन ने गंभीर अंदाज में कहा। ठीक है, तुम सीधे हो। मैंने तुमसे कहा था कि तुम एक दिखावा करने वाले व्यक्ति नहीं हो। वास्तव में यह कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ इतना है कि हम लंबे समय से वैनिशिंग शैडो जहरीले मगरमच्छ कबीले से नाखुश हैं। मेरे बड़े भाई की भी उनके हाथों मौत हो गई। अपने जीवनकाल में मुझे मार्शल आर्ट के शिखर तक पहुंचना चाहिए और लुप्त होती छाया वाले जहरीले मगरमच्छ कबीले को नष्ट करना चाहिए। पेई जिंगचेन अभी भी पहले थोड़ा टेढ़ा लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे उसके चेहरे पर जानलेवा आभा भारी हो गई। येज़िवेन थोड़ा चौंक गई। यदि पेई जिंगचेन का विचार फैल गया तो यह निश्चित रूप से एक बड़ा हंगामा खड़ा कर देगा। वैनिशिंग शैडो जहरीला मगरमच्छ कबीला किस तरह का अस्तित्व था? यह एक भयानक विरासत थी जो हजारों वर्षों से अस्तित्व में थी। कबीले में कई विशेषज्ञ थे, यहाँ तक कई कानून अभिव्यक्ति क्षेत्र के विशेषज्ञ भी थे। भले ही गुई युआन संप्रदाय ने अपनी शक्ति समाप्त कर दी हो, लेकिन लुप्त छाया जहरीला मगरमच्छ कबीले को उलटने का कोई रास्ता नहीं था। पेई जिंगचेन ने वास्तव में लुप्त छाया जहरीले मगरमच्छ कबीले के विनाश को अपने लक्ष्य के रूप में निर्धारित किया। इससे पता चलता है कि वैनिशिंग शैडो जहरीले मगरमच्छ कबीले के लिए उसकी नफरत कितनी गहरी थी। हालांकि येज़िवेन पेई जिंगचेन को अच्छी तरह से समझती थी। यदि उसके भाई बहन मारे जाते तो वह भी पागल हो जाता। उसके सामने गायब होने वाली छाया जहरीली मगरमच्छ के कबीले का उल्लेख नहीं करना, भले ही वह स्वर्ग का देवता हो, फिर भी वह उसे मार डालेगा। लुप्त छाया जहरीला मगरमच्छ कबीला कुछ भी नहीं था। हालांकि गुई युआन संप्रदाय के लोगों के भावों को देखते हुए यह स्पष्ट था कि वे पहले से ही इसके अभ्यस्त थे। इस समय गुई युआन संप्रदाय के लॉ मैनिफेस्टेशन रियल मेल्ड ने कहा, मुझे लगता है कि आप सोच रहे होंगे कि हमें आपको क्यों बचाना चाहिए, यहाँ तक पूरे लुप्त छाया वाले जहरीले मगरमच्छ कबीले को अपमानित करने की कीमत पर भी। येज़िवेन ने सिर हिलाया। यह पूरे अंतहीन समुद्री क्षेत्र में हमारे मानव कबीले की स्थिति से भी संबंधित है। फले फूले बादल समुद्र क्षेत्र में हमारे मानव कबीले की स्थिति खराब नहीं है। हालांकि हम समुद्री कबीले को सामान्य रूप से अभिभूत नहीं कर सकते, यह बराबर माना जा सकता है। बड़े ने जारी रखा, लेकिन सामान्य तौर पर जब हमारे मानव कबीले का सामना समुद्री कबीले से होता है तो हम जीत से अधिक खो देते हैं। हमारा मानव कबीला अंतहीन समुद्र क्षेत्र में एक बाहरी व्यक्ति है, मूल निवासी नहीं।
इन समुद्री कुलों की तुलना में हम स्वाभाविक रूप से हैं हानि। वे यहाँ अपनी ताकत का 120% लगा सकते हैं और हम केवल कमजोर हो सकते हैं। येक्षिवेन चुपचाप सुनती रही। अंतहीन समुद्री क्षेत्र में मानव कबीले की स्थिति उसकी कल्पना से भी बदतर थी। कम से कम अपेक्षाकृत बोलते हुए समृद्ध बादल सागर क्षेत्र अभी भी स्वीकार्य था। हालांकि फूले हुए बादल सागर क्षेत्र में वह अभी भी देख सकता था कि मानव कबीले को कई मामलों में समुद्री कबीले को सहन करना पड़ता था। उन्होंने वास्तव में एक बड़ा संघर्ष नहीं करने का साहस किया। यह भी अनंत समुद्र क्षेत्र में मानव कुल की समग्र कमजोरी से संबंधित था। इस स्थिति में हमारे मानव कबीले के किसी भी युवा विशेषज्ञ को दूसरी पार्टी द्वारा लक्षित किया जा सकता है। हमारे गुई युआन संप्रदाय में कई पूर्व युवा संप्रदाय मास्टर्स को दूसरी पार्टी द्वारा मार दिया गया। यह कहा जा सकता है कि हमें भारी नुकसान हुआ है, बूढ़े ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। ऐसा लगता था कि उसे कुछ बुरी यादें याद आ गई हैं और उसकी जानलेवा आभा उसके शरीर से छलक रही थी। किसी भी युवा मानव विशेषज्ञ के बड़े होने के लिए उसे समुद्री कबीले के कुलों के आश्चर्यजनक हमलों का सामना करना होगा। उसे बड़ा होने से पहले और अधिक कठिनाइयों से गुजरना होगा। यहाँ तक जिंग चेन ने भी कई चुपके हमलों का सामना किया है। हमें आपकी उपस्थिति की उम्मीद नहीं थी। अगर मैं गलत नहीं हूं तो आपको हमारे फले फूले क्लाउड सी रीजन का मार्शल आर्टिस्ट नहीं होना चाहिए। ये जिवेन ने सिर हिलाया। उनके दिमाग के पुर्जे हिल चुके थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि हालात इतने खराब होंगे। यहाँ तक पेई जिंगचेन जैसा युवा संप्रदाय गुरु भी गुप्त योजनाओं से पीड़ित होगा। ये जिवेन को रास्ते में 1 या 2 बार से अधिक गुप्त योजनाओं का सामना करना पड़ा था, लेकिन उन्होंने इसे दिल पर नहीं लिया। उसने केवल यह सोचा था क्योंकि उसने वैनिशिंग शैडो जहरीले मगरमच्छ कबीले का अपमान किया था। ऐसा लग रहा था कि यह उस सरल से बहुत दूर था। कोई आश्चर्य नहीं कि जहरीले ज्वलन ड्रैगन कबीले ने उसे इतनी आसानी से निशाना बनाया। क्या यह वास्तव में जहरीले यंग मास्टर की वजह से है? हमारे मानव कबीले के लिए विशेषज्ञ होना आसान नहीं है, लेकिन यह सिर्फ इतना ही नहीं है। थोड़ी देर के बाद आपको स्वाभाविक रूप से पता चल जाएगा कि हमने आपको क्यों बचाया। अब बेहतर होगा कि आप हमारे साथ चलें। चाहे वह वैनिशिंग शैडो जहरीला मगरमच्छ कबीला हो या जहरीला फ्लेमिंग ड्रैगन कबीला, मुझे यकीन है कि वे अभी भी पास हैं। यदि आप अकेले बाहर जाते हैं तो आप निश्चित रूप से उनके द्वारा घात लगाए रहेंगे। गुई युआन संप्रदाय के बुजुर्ग ने कहा, यदि आपके पास करने के लिए कुछ जरूरी नहीं है तो आप कुछ समय के लिए हमारे गुई युआन संप्रदाय में रह सकते हैं। शीर्ष 100 की सूची के लिए प्रतियोगिता शुरू होने वाली है। अपने आतिथ्य के लिए धन्यवाद। ये जिवेन ने मना नहीं किया। न केवल लुप्त छाया जहरीले मगरमच्छ कबीले और जहरीले ज्वलंत ड्रैगन कबीले द्वारा संभावित घात के कारण, बल्कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्हें अपनी साधना को ट्रांसेंडेंट दायरे 6ठे स्तर पर धकेलने के लिए एक शांत वातावरण की भी आवश्यकता थी। गुयुआन संप्रदाय, गुयुआन द्वीप। हालांकि यह केवल एक द्वीप था, लेकिन इसका दायरा सैकड़ों हजारों मील था। इसे एक छोटा महाद्वीप माना जा सकता है। पूरे गुयुआन द्वीप पर गुयुआन संप्रदाय का कब्जा था। दर्जनों आध्यात्मिक नसों को समुद्र से पकड़ लिया गया और द्वीप के नीचे से जोड़ा गया। उन्होंने गुयुआन द्वीप को दिन रात आध्यात्मिक ऊर्जा प्रदान की। गुयुआन द्वीप पर आध्यात्मिक ऊर्जा बाहरी दुनिया से कई गुना अधिक थी। कुछ छिपे हुए स्थानों में आध्यात्मिक ऊर्जा यहाँ से कई गुना अधिक थी। अब ये जिवेन एक सील बंद दरवाजे के साधना कक्ष में थी। अंदर की कोई भी असामान्यता बाहरी दुनिया को प्रभावित नहीं करेगी। ये जिवेन भी मन की शांति के साथ आगे बढ़ सकती थी। सरनी की एक और परत डालने के बाद ये जिवेन अंततः पारलौकिक क्षेत्र के 6ठे स्तर तक पहुंचना शुरू कर दिया। उत्कृष्ट क्षेत्र 5वें स्तर और उत्कृष्ट क्षेत्र 6ठे स्तर स्वाभाविक रूप से भिन्न थे। यदि पारलौकिक क्षेत्र को 3 चरणों में विभाजित किया गया था तो पारलौकिक क्षेत्र 6ठा स्तर उत्कृष्ट क्षेत्र मध्यवर्ती शिखर होगा। यदि वह पारलौकिक क्षेत्र 7वें स्तर पर चढ़ गया तो उसे उत्कृष्ट क्षेत्र के अंतिम चरण में चढ़ा हुआ माना जाएगा। इस अवधि के दौरान ये जिवेन का संग्रह अत्यंत गहरा था। पारलौकिक क्षेत्र के 6ठे स्तर पर चढ़ना केवल कुछ समय की बात थी। यदि उसके पास पर्याप्त समय होता तो वह एक ही बार में पारलौकिक क्षेत्र 7वें स्तर तक भी चढ़ सकता था। लगभग भौतिक आध्यात्मिक ऊर्जा के बीच येक्षिवेन सांस लेने के अलावा खुद को रोक नहीं सकती थी। प्रमुख संप्रदायों के शिष्य वास्तव में औसत व्यक्तिगत कृषक के लिए अतुलनीय थे। केवल खेती का वातावरण ही पहले से ही औसत व्यक्ति से 10 गुना या दर्जनों गुना बेहतर था। औसत व्यक्ति कभी भी उन्हें पकड़ने में सक्षम नहीं होगा, भले ही वे जीवन भर पीछा करते रहें। इसके अलावा इन प्रमुख संप्रदायों के शिष्य तियानजी जोंगहेंग के सभी शीर्ष प्रतिभाशाली थे। वे औसत व्यक्ति की तुलना में सहज रूप से मजबूत थे। इसके अलावा जन्म के बाद उनका पालन पोषण किया गया। उनके लिए बकाया नहीं होना मुश्किल होगा। उसके पूरे शरीर के रोम छिद्र अचानक खुल गए और उसमें अनंत मात्रा में आध्यात्मिक शक्ति समाहित होने लगी। हर बार जब वह तोड़ना चाहता था तो उसे जितनी आध्यात्मिक ऊर्जा की आवश्यकता थी वह एक खगोलीय आंकड़े से अधिक थी।
अगर उसे खुद ही इसे जमा करना होता तो चाहे उसके पास कितनी भी संपत्ति क्यों न हो, वह जल्दी से खत्म हो जाती। हालांकि उसे विनम्र होने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि वह गुई युआन संप्रदाय में था। गुई युआन संप्रदाय अनगिनत वर्षों से अस्तित्व में था। उनका संचय ट्रू मार्शल यूनिवर्सिटी की तुलना में बहुत गहरा था। यह स्पिरिट एनर्जी ये जीवेन के लिए एक खगोलीय संपत्ति थी। हालांकि यह गुई युआन संप्रदाय के लिए बाल्टी में सिर्फ एक बूंद थी। वे इतने सारे शिष्यों की भर्ती कैसे कर सकते थे यदि वे इसे वहन भी नहीं कर सकते थे। फिर भी ये जीवेन की आध्यात्मिक ऊर्जा के पागल अवशोषण ने अभी भी गुइयुआन संप्रदाय के उच्च अधिकारियों को चिंतित कर दिया। गुइयुआन संप्रदाय के उच्च अधिकारी, जो रहस्यमय अंतरिक्ष की परतों में छिपे हुए थे, ने अपना ध्यान उस पर केंद्रित किया। आमतौर पर कानून अभिव्यक्ति दायरे के विशेषज्ञों द्वारा अवशोषित आध्यात्मिक ऊर्जा उनके सभी पराक्रम के साथ इस तरह क्रूर नहीं हो सकती है। यह सिर्फ एक ट्रांसेंडेंट रियल्म फिफ्थ लेवल का बच्चा था। इसने गुई युआन संप्रदाय के कई उच्च स्तरीय सदस्यों की रुचि को बढ़ाया। वे सभी ये जीवेन की उत्पत्ति के बारे में जानते थे। हालांकि वे नहीं जानते थे कि उसने कैसे खेती की थी। वह सिर्फ एक सफलता के साथ इतना बड़ा हंगामा कैसे कर सकता है। ये जीवेन को नहीं पता था कि उसने गुयुआन संप्रदाय के उच्च अधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया था। वह आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करने और अंतिम चरण को पार करने पर केंद्रित था। हालांकि भले ही वह जानता हो, उसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी। अगर वे देखना चाहते हैं तो उन्हें देखने दें। पारलौकिक क्षेत्र के छठे स्तर पर चढ़ना केवल कुछ समय की बात थी। ये जीवेन का संचय पहले से ही गहरा था और अब कोई प्रगति नहीं हुई थी। हालांकि उसे पारलौकिक क्षेत्र में चढ़ने में 1 महीने से अधिक का समय लगा। बूम! 1 महीने से अधिक समय के बाद ये जीवेन, जो 1 महीने से अधिक समय से एक पत्थर की मूर्ति की तरह पालथी मारकर बैठे थे, ने अचानक अपनी आंखें खोलीं। एक लंबी गर्जना रोलिंग ध्वनि तरंगों में परिवर्तित हो गई, जो सभी दिशाओं में फैल गई। एक आभा जो पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली थी, अचानक उसके शरीर से फैल गई। यहां तक गुप्त कमरे में मजबूत गठन भी इस आभा से तुरंत चपटा हो गया था। उत्कृष्ट क्षेत्र छठा स्तर। जब ये जीवेन ट्रांसेंडेंट रियल्म 5वें स्तर पर थे, तो वे पहले से ही एक साधारण ट्रांसेंडेंट रियल्म 9th लेवल विशेषज्ञ को मार सकते थे। अब जब वह वास्तव में पारलौकिक क्षेत्र छठे स्तर पर आरोहण कर चुका था, तो पारलौकिक क्षेत्र 9वें स्तर का कोई भी विशेषज्ञ उसके सामने कुछ भी नहीं था। हालांकि उसके शरीर पर यह घटना केवल एक पल के लिए ही रही। जल्द ही ये जीवेन ने इसे वापस ले लिया, जैसे कि म्यान में छिपी एक कीमती तलवार। उनकी आभा अभिसरण तकनीक अधिक से अधिक कुशल होती गई। यदि कोई उसे नहीं जानता था तो यह कल्पना करना कठिन होगा कि वह एक शीर्षस्थ विशेषज्ञ था, जिसने उत्कृष्ट दायरे के 9वें स्तर के विशेषज्ञों की कई बार हत्या की। ये जीवेन के एकांतवास से बाहर निकलने के बाद उसे पता चला कि उसकी वजह से फलता फूलता क्लाउड सी रीजन उथल पुथल में था। ये जीवेन का नाम भी रातों रात दुनिया में मशहूर हो गया था। उनके क्रूर युद्ध रिकॉर्ड पर एक नज़र डालें। यहाँ तक ट्रांसेंडेंट रियलम 9th लेवल के विशेषज्ञ भी उसके द्वारा मारे गए थे। वह ट्रांसेंडेंट रियलम 7th लेवल या 8वें लेवल के विशेषज्ञ नहीं थे। फले फूले बादल सागर क्षेत्र में कानून प्रकटीकरण क्षेत्र के विशेषज्ञ बाहर नहीं आए। उनमें से प्रत्येक बंद दरवाजे की साधना में था, अपने जीवन काल के अंत से पहले एक उच्च क्षेत्र तक पहुंचने का प्रयास कर रहा था। वे अमरता के रहस्यमय और अप्राप्य क्षेत्र को भी छूना चाहते थे। आधे अधूरे कानून के घोषणापत्र विशेषज्ञ आसानी से सामने नहीं आएंगे। वे भी करीबी साधना में थे, कानून घोषणा क्षेत्र में प्रवेश करने का प्रयास कर रहे थे। कानून घोषणा क्षेत्र में प्रवेश करने वाले विशेषज्ञों को ही फले फूले बादल सागर क्षेत्र में प्रभावशाली माना जा सकता है। वे जहां भी जाएंगे उनका सम्मान किया जाएगा। इसलिए फूले हुए बादल सागर क्षेत्र में कई योद्धाओं के दिलों में पारलौकिक क्षेत्र 9वां स्तर लगभग एक शीर्ष विशेषज्ञ था। आम आदमी तो सपने में भी नहीं सोच सकता था। विशेष रूप से ट्रांसेंडेंट दायरे से नीचे के कई योद्धाओं के लिए वे कानून अभिव्यक्ति विशेषज्ञों के अस्तित्व को नहीं जानते थे। उनके लिए पारलौकिक क्षेत्र 9वां स्तर पहले से ही सर्वोच्च अस्तित्व था, जिसने पूरे फलते फूलते बादल सागर क्षेत्र पर शासन किया। उदाहरण के लिए वैनिशिंग शैडो पॉइजनस क्रोकोडाइल क्लान के एल्डर 18 को कई बार भेजा गया था। वह एक प्रचंड प्रतिष्ठा के साथ अनुभवी ट्रांसेंडेंट रियलम 9वें स्तर के विशेषज्ञ थे। बहुत से लोग उसका नाम गायब छाया जहरीला मगरमच्छ कबीले के नेता से ज्यादा जानते थे। ऐसे विशेषज्ञ ये जीवेन के हाथों मारे गए और एक से अधिक। जैसे जैसे समय बीतता गया, अधिक से अधिक विवरण सामने आए। ये जीवेन ने आमने सामने की लड़ाई में ट्रांसेंडेंट रियल 9th लेवल के विशेषज्ञ को नहीं मारा। इसके बजाय जब उसने घात लगाकर हमला किया तो उसने कई उत्कृष्ट दायरे के 9वें स्तर के विशेषज्ञों को मार डाला। यह आमने सामने की स्थिति से बिल्कुल अलग स्थिति थी। ये जीवेन की छवि अचानक कई लोगों के बीच अतुलनीय रूप से ऊंची हो गई। वे नहीं जानते थे कि पारलौकिक क्षेत्र 9वें स्तर में भी मजबूत और कमजोर थे।
यहाँ तक बेहद मजबूत उत्कृष्ट क्षेत्र 9वें स्तर का विशेषज्ञ भी एक नए आरोही उत्कृष्ट दायरे के 9वें स्तर के विशेषज्ञ को एक थप्पड़ से मार सकता है। उनके लिए ये जीवेंट, जो आसानी से पारलौकिक क्षेत्र 9वें स्तर के विशेषज्ञ का वध कर सकते थे, पहले से ही अद्भुत थे। कई लोग हैरानी से चिल्ला भी पड़े, क्या ऐसा हो सकता है कि युवा पीढ़ी के विशेषज्ञ पहले से ही इतने शक्तिशाली थे? हालांकि इसके तुरंत बाद सामने आई खबरों की तुलना में ये खबरें कुछ भी नहीं थीं। क्राउन प्रिंस मगरमच्छ की मौत। लुप्त छाया जहरीला मगरमच्छ कबीले के युवा कबीले नेता क्राउन प्रिंस मगरमच्छ की मृत्यु हो गई। इस खबर के सामने आते ही पूरे फले फूले बादल सागर क्षेत्र में खलबली मच गई। हालांकि अधिपति सेना के उत्तराधिकारी अतीत में गिर गए थे, लेकिन वे अक्सर दुर्घटनाओं जैसे कि खंडहर और इस तरह से मर जाते थे। कम से कम सतह पर तो यही स्थिति थी, लेकिन अब सबूत निर्णायक थे। बहुत से लोगों ने अपनी आंखों से देखा कि क्राउन प्रिंस मगरमच्छ ये जीवेन के हाथों मर गया। ये शिवेन के दुस्साहस से हर कोई दंग रह गया। क्राउन प्रिंस मगरमच्छ को मारने के साहस की तुलना में उसकी ताकत का आश्चर्य इतना आकर्षक नहीं था। न केवल क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल मारा गया, बल्कि जहरीला फ्लेमिंग ड्रैगन कबीले का जहरीला युवा मास्टर भी 2 बार दहशत में भाग गया। इसने येकशिवेन के लिए एक रहस्यमय आभामंडल जोड़ दिया। कुछ लोग धुंधले स्वर में भी उन्हें युवा पीढ़ी का शीर्ष विशेषज्ञ कहने लगे। वह कुछ भी नहीं था। बाद में 2 अधिपतियों वैनिशिंग शैडो जहरीले मगरमच्छ कबीले और गुई युआन संप्रदाय के बीच भयंकर टक्कर हुई। क्राउन प्रिंस मगरमच्छ की मौत के बाद वैनिशिंग शैडो जहरीला मगरमच्छ कबीला इसे जाने नहीं देगा। उन्हें येकशिवेन का शिकार करना चाहिए और उसे दफनाने की जगह के बिना मरने देना चाहिए। हालांकि ये जीवेन की रक्षा के लिए गुई युआन संप्रदाय आगे आया। इसने तुरंत 2 अधिपतियों के बीच के रिश्ते को एक हिमांक बिंदु पर ला दिया। हालांकि उनका रिश्ता पहले से ही खराब था, फिर भी ऐसा टकराव कम ही देखने को मिलता था। यहाँ तक 2 अधिपति बलों के बीच टकराव ने फले फूले बादल समुद्र क्षेत्र, मानव कबीले और समुद्री कबीले में 2 बिहमोत के बीच टकराव की शुरुआत की। दोनों पक्ष अनगिनत वर्षों से शांतिपूर्ण रहे थे। इस समय जैसे को तैसा का संकेत था, कोई देने को तैयार नहीं था। द वैनिशिंग शैडो जहरीला मगरमच्छ कबीले के युवा कबीले के मालिक की मृत्यु हो गई। उन्होंने स्वाभाविक रूप से अपना गुस्सा निकाला। उन्होंने वैनिशिंग शैडो जहरीले मगरमच्छ कबीले पर दबाव बनाने के लिए कई समुद्री कुलों से भी संपर्क किया। हालांकि उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि मानव जाति, जो अतीत में काफी सहिष्णु थी, इस समय किसी चीज से प्रेरित लगती है। वे बेहोश होकर गुई युआन संप्रदाय के पीछे खड़े हो गए और गुई युआन संप्रदाय का समर्थन किया। मानव समुद्र में 2 बिहेमोत के बीच संघर्ष लगभग टूटने के कगार पर था। इस समय सी ड्रैगन मैंशन ने भी एक घोषणा जारी की कि वैनिशिंग शैडो जहरीले मगरमच्छ कबीले को मानव कबीले के अभिजात वर्ग को खुले तौर पर नुकसान पहुंचाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। वे सीधे गुई युआन संप्रदाय के साथ खड़े थे। मानव जाति के 2 अधिपतियों के अड़ियल रवैये ने कई लोगों को स्तब्ध कर दिया था। और यह सब सिर्फ ये जीवेन की वजह से था। क्या ऐसा हो सकता है कि येकशिवेन का मूल रहस्य था? बहुत से लोग इस दिशा में केवल सोच ही सकते थे। इसके अलावा वे खुद को समझाने का कोई कारण नहीं खोज सके। यहाँ तक कि कई समुद्री कबीलों के विशेषज्ञों ने भी ऐसा ही सोचा था। इसके अलावा इस समय 2 मानवीय अधिपतियों के पास येकशिवेन के पीछे खड़े होने का कोई अन्य कारण नहीं लग रहा था। यहाँ तक येकशिवेन भी थोड़ा हैरान थी। दूसरों को शायद पता न हो, लेकिन वह कैसे नहीं जान सकता था। यह कहना संभव था कि वे उसकी क्षमता में रुचि रखते थे। तथाकथित पृष्ठभूमि शुद्ध बकवास थी। यह हास्यास्पद था। यदि उसकी वास्तव में कोई पृष्ठभूमि होती, तो वह केवल ट्रू मार्शल स्कूल ही हो सकता था। हालांकि इस प्राचीन बैरेंस महाद्वीप में ट्रू मार्शल स्कूल की शक्ति के साथ इसकी तुलना वैंग परिवार जैसे परिवार से नहीं की जा सकती थी। फिर क्या कारण था? लेकिन इस वक्त वह ज्यादा सोच भी नहीं सकते थे। हर 30 साल में एक बार होने वाली शीर्ष 100 सूची प्रतियोगिता शुरू होने वाली थी। सबका ध्यान अचानक इस प्रतियोगिता की तरफ गया। शीर्ष 100 की सूची के लिए इतने सारे लोगों का ध्यान आकर्षित करने का कारण यह था कि यह सबसे तीव्र प्रतियोगिता होगी। अब सूची के शीर्ष कुछ विशेषज्ञों के पास ट्रांसेंडेंट रियलम 9वें स्तर के विशेषज्ञों के वध की खबर थी, जिसका मतलब था कि उनकी ताकत चरम पर पहुंच गई थी। इसी तरह उनकी उम्र भी टॉप 100 लिस्ट प्रतियोगिता में भाग लेने की सीमा तक पहुंच चुकी थी। उसके बाद वे या तो आयु सीमा पार कर लेंगे या एक उच्च क्षेत्र में प्रवेश कर लेंगे। वे इस तरह की रैंकिंग प्रतियोगिता में बिल्कुल भी हिस्सा नहीं लेना चाहेंगे। दूसरे शब्दों में, जब अगली शीर्ष 100 सूची प्रतियोगिता आएगी, तो उनकी ताकत अनिवार्य रूप से एक स्तर या कई स्तरों तक गिर जाएगी। यह देखना दिलचस्प होगा कि प्रतिभाओं का अगला बैच कब बड़ा होता है। यह भी कहा जा सकता है कि इस वर्ष की शीर्ष 100 सूची प्रतियोगिता हर किसी की कल्पना से बहुत परे थी। अनगिनत शीर्ष 100 सूची प्रतियोगिताओं में यह प्रतिभाओं का जमावड़ा था। अतीत में एक जीनियस जिसने पारलौकिक क्षेत्र 9वें स्तर में प्रवेश किया था, वह अपने साथियों को दबाने और गर्व से हंसने में सक्षम होगा।
लेकिन अब जहरीले यंग मास्टर, फ्लेमिंग यंग मास्टर और अन्य लोगों ने ट्रांसेंडेंट रियलम 9वें स्तर के विशेषज्ञों को हरा दिया या मार डाला। कुख्यात दानव भगवान येज़िवेन का उल्लेख नहीं, कई अन्य बलों के विशेषज्ञ भी थे। इस साल की प्रतियोगिता असाधारण रूप से तीव्र होगी, हर किसी की कल्पना से परे। क्या अधिक है, इतने सारे विशेषज्ञों के साथ यह कुछ विशेषज्ञों को आकर्षित करेगा जो मूल रूप से भाग लेने के लिए तिरस्कृत थे। उस समय यह एक अभूतपूर्व भव्य अवसर होगा। इस तरह के विचारों को ध्यान में रखते हुए अनगिनत विशेषज्ञ शीर्ष द्वीप की ओर बढ़ने लगे। शीर्ष द्वीप का मूल नाम किसी को याद नहीं था, उन्हें केवल यह याद था कि बहुत समय पहले शीर्ष द्वीप का उपयोग शीर्ष सूची प्रतियोगिता के लिए प्रतियोगिता स्थल के रूप में किया गया था। समय के साथ किसी को भी मूल नाम याद नहीं आया और इसे केवल शीर्ष द्वीप कहा गया। युवा पीढ़ी के विशेषज्ञों की लड़ाई के परिणाम का सामना करने के लिए इस द्वीप को अनगिनत पूर्ववर्तियों द्वारा अनगिनत बार प्रबलित किया गया था। इसे बेहद मजबूत कहा जा सकता है। इस द्वीप को संयुक्त रूप से मानव जाति के 3 अधिपतियों और सी रेस के 3 अधिपतियों, कुल 6 प्रमुख बलों द्वारा नियंत्रित किया गया था। आमतौर पर किसी को भी इस छोटे से द्वीप के पास जाने की इजाजत नहीं थी। शीर्ष 100 रैंकिंग का समय आने पर ही इसे सभी के प्रवेश के लिए खोला जाएगा। हर 30 साल में पूरा शीर्ष द्वीप असामान्य रूप से जीवंत हो जाएगा। जहरीले ज्वलंत ड्रैगन कबीले की पवित्र भूमि में एक आकृति जहरीले धुएं वाले ज्वालामुखी के ऊपर पालथी मारकर बैठी थी। यह जहरीला युवा मास्टर था। इस समय उनका पूरा शरीर जहरीली गैस से घिरा हुआ था। जहरीले धुएं वाले ज्वालामुखी से अधिक जहरीली गैस निकाली जा रही थी और उसके शरीर में समाहित हो रही थी। उसकी साधना भी गहरी होती जा रही थी। अचानक उसने आंखें खोलीं। उसकी आंखें असामान्य रूप से ठंडी थीं और उनके माध्यम से एक गहरे हरे रंग की जहरीली गैस निकल रही थी। येज़िवेन, मुझे तुम्हारे शरीर को 10,000 टुकड़ों में तोड़ देना चाहिए और तुम्हें एक दयनीय मौत मरने देना चाहिए। वह कितना गौरवशाली प्रतिभा था। वह हमेशा दूसरों को डराता धमकाता था। उसे कब दूसरों द्वारा तंग किया गया था। भले ही वह उसी कबीले का दूसरा महान प्रतिभा फ्लेम यंग मास्टर था, उसने उसे कभी अपनी आंखों में नहीं रखा था। वह फले फूले बादल सागर क्षेत्र की युवा पीढ़ी में नंबर 1 व्यक्ति थे। दूसरों को चिंता करने की कोई बात नहीं थी। किसने सोचा होगा कि उसे येज़िवेन के हाथों एक बड़ा नुकसान होगा। जिस जहर तकनीक पर उसे इतना गर्व था, उसे येज़िवेन ने पूरी तरह से नियंत्रित कर लिया था और उसके पास वापस लड़ने की ताकत नहीं थी। अपने व्यक्तित्व के साथ वह इस मामले को कैसे शांत रहने दे सकते थे। शीर्ष 100 सूची प्रतियोगिता शुरू हो रही है। आपको अवश्य आना चाहिए, अन्यथा मैं बहुत निराश हो जाऊंगा। जैसा कि उन्होंने कहा, उन्होंने अपने शरीर को सीधा किया और जहरीले धुएं वाले ज्वालामुखी की सीमा से बाहर निकल गए। जैसे ही वह बाहर आया, उसने देखा कि एक युवक दूर से उसकी ओर देख रहा है। उसकी आंखों में थोड़ी उदासीनता है। यह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि जहरीले फ्लेमिंग ड्रैगन कबीले के अन्य शीर्ष युवा मास्टर फ्लेम यंग मास्टर थे। मैंने सुना है कि तुम उस इंसान से हार गए थे और तुम अभी भी आधी रात में भाग गए। फ्लेम यंग मास्टर के मुंह के कोने पर थोड़ा सा कटाक्ष आ गया। जाहिर है, दोनों पक्षों के बीच संबंध इतने सौहार्दपूर्ण नहीं थे। बेहतर होगा आप अपना ख्याल रखें। इस शीर्ष 100 सूची प्रतियोगिता में मैं चाहता हूं कि वह बिना दफनाने की जगह के मर जाए। जहरीले युवा मास्टर ने इससे इनकार नहीं किया। यह पहले से ही एक प्रसिद्ध मामला था, हालांकि वह इस बात से भी नाराज था कि फ्लेम यंग मास्टर ने उसकी कमियों को उजागर किया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप उसके शरीर को 10,000 टुकड़ों में तोड़ना चाहते हैं या बिना दफन स्थान के मरना चाहते हैं। वैसे भी आप सभी हारे हुए होंगे। अंत में जो चैंपियनशिप जीत सकता है वह केवल मैं ही हूं। फ्लेम यंग मास्टर ने हल्के से कहा। क्या कहा आपने? जहरीले युवा मास्टर ने अचानक फ्लेम यंग मास्टर की ओर देखा। आप किसे हारा हुआ कह रहे हैं? क्या आप यहाँ पहले मुझसे लड़ना चाहते हैं? अभी क्यों नहीं? वैसे भी यह बस कुछ ही समय की बात है। फ्लेम यंग मास्टर ने ठंडेपन से कहा। स्काई स्प्लिटिंग वेल कबीले की पवित्र भूमि में जिंग वयुआन पवित्र भूमि से बाहर चला गया। इस बार चैंपियन मुझे होना चाहिए। उसी समय सी दानव कबीले में सागर दानव कबीले के 2 युवा स्वामी बाउंडले सी और वयो ने भी शीर्ष 100 सूची की यात्रा पर कदम रखा। भाई, हमें शीर्ष 100 सूची में क्यों जाना है और शीर्ष 100 सूची में एक स्थान के लिए समुद्री कबीले और मानव कबीले के साथ प्रतिस्पर्धा करनी है? क्या हम हमेशा इस बात को नज़रअंदाज नहीं करते कि वे बाहरी दुनिया में कैसे लड़ते हैं? समुद्र के ऊपर अंतहीन समुद्री हवा चली और वुयू ने कुछ भ्रम के साथ कहा। क्योंकि हमारे पूर्वजों ने कैयस दानव सागर को छोड़ दिया है। यही कारण है कि मानव कबीले और समुद्री कबीले ने पहले कैयस दानव समुद्र पर हमला नहीं किया। इसके अलावा कैयस दानव समुद्र को प्रशिक्षण मैदान के रूप में उपयोग करने की योजना के अलावा सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या वे पूर्वजों के अस्तित्व से डरते हैं? बाउंडले सी ने कहा। अब जबकि पूर्वज चले गए हैं, वे अब डरते नहीं हैं।
अगर हम अराजकता दानव समुद्र में एकीकृत करने का प्रयास नहीं करते हैं, जब दो कुलों की सेनाएं आएंगी तो यह हमारे समुद्री दानव का समय होगा। कुल का नाश होना है। पूर्वज के बिना हमारे समुद्री दानव कबीले को अब दुनिया से अलग होने की कोई शर्त नहीं है। कैस दानव कबीले में एकीकृत होने का एकमात्र तरीका है। क्या अधिक है, बाहरी दुनिया में बहुत सारे युवा स्वामी हैं। अगर हम उन्हें एक एक करके नहीं देख पाए तो हमें इस जीवन में पछतावा होगा। मुहरबंद दानव स्पष्ट रूप से समुद्री दानव कबीले का पूर्वज था, लेकिन दोनों पक्षों के बीच संबंध निश्चित रूप से सामंजस्यपूर्ण नहीं थे। सी दानव कबीले ने इतने सालों तक इस पूर्वज को रिहा करने की कोशिश नहीं की थी। दानव के रिहा होने के बाद उसने जल्दी से सी दानव कबीले को छोड़ दिया और उसका रहने का कोई इरादा नहीं था। फिर हमें अपना नाम शीर्ष 100 की सूची में छोड़ देना चाहिए। हर कोई टॉप 100 आइलैंड की ओर बढ़ रहा था। ये जिवेन, जो गुयुआन संप्रदाय में थे, अंततः एकांतवास से बाहर आ गए। हालांकि पेई जिंगचेन अभी तक एकांतवास से बाहर नहीं आया था। वह पारलौकिक क्षेत्र 8वें स्तर से पारलौकिक क्षेत्र 9वें स्तर तक चढ़ने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा था। उसकी नींव एक शिवेन जितनी गहरी नहीं थी। इसके अलावा ये जिवेन के उत्कृष्ट क्षेत्र 5वें स्तर से 6ठे स्तर की तुलना में पारलौकिक क्षेत्र 8वें स्तर से पारलौकिक क्षेत्र 9वें स्तर तक चढ़ना अधिक कठिन था। ये सिवेन उस जगह पर आए जहां पेई जिंगचेन एकांत में खेती करते थे और चुपचाप इंतजार करते रहे। जब वह बाहर आया तो वे चले गए। केवल ये जिवेन ही नहीं, बल्कि गुयुआन संप्रदाय के उत्कृष्ट क्षेत्र 7वें स्तर और 8वें स्तर के कई विशेषज्ञ भी थे। वे गुयुआन संप्रदाय की युवा पीढ़ी की इस पीढ़ी के अभिजात वर्ग के कुलीन थे। हालांकि वे पेई जिंगचेन जितने अच्छे नहीं थे, वे सभी विशेषज्ञ थे जो इस बार शीर्ष 100 सूची में भाग लेंगे। फले फूले बादल सागर क्षेत्र के अधिपति के रूप में गुयुआन संप्रदाय की नींव गहरी थी। चूंकि ये जिवेन गुयुआन संप्रदाय का शिष्य नहीं था, इसलिए वह गुयुआन संप्रदाय के शिष्यों के साथ असंगत था। वह किनारे पर चुपचाप खड़ा रहा, पेई जिंगचेन के एकांत से बाहर आने का इंतजार कर रहा था। ये जिवेन अंदर से आने वाले आभामंडल में बदलाव को महसूस कर सकती थी। पेई जिंगचेन की ताकत धीरे धीरे मजबूत हो रही थी और वह सफलता के दिन से दूर नहीं था। जब ये जिवेन पेई जिंगचेन के एकांतवास पर ध्यान दे रहे थे, तब गुयुआन संप्रदाय के शिष्य भी उस पर ध्यान दे रहे थे। इस अवधि के दौरान ये जिवेन काफी प्रसिद्ध हो गए थे, लेकिन यह पहली बार था जब उन्होंने उन्हें व्यक्तिगत रूप से देखा था। वह बच्चा था जिसने फलते फूलते बादल सागर क्षेत्र को उल्टा कर दिया था और यहां तक कि कई अधिपतियों को गतिरोध में डाल दिया था। वह कुछ खास नहीं लग रहा था। उसकी साधना केवल उत्कृष्ट क्षेत्र 6ठे स्तर पर थी। युवा पीढ़ी के बीच ऐसी खेती को सभ्य माना जाता था। हालांकि उनके सामने ऐसा कुछ भी नहीं था। फिर भी किसी ने भी इस ट्रांसेंडेंट रियल्म 6th लेवल ब्रैट को कम आंकने की हिम्मत नहीं की। आखिरकार वह एक ऐसा अस्तित्व था जिसने 9वें स्तर के पारलौकिक क्षेत्र के विशेषज्ञों का भी वध कर दिया। नरसंहार के रूप में लेबल किए जाने के लिए उसने कितने लोगों को मार डाला। ऐसा युद्ध रिकॉर्ड कुछ ऐसा था जिसे वे देखने की हिम्मत नहीं करते थे। इस पीढ़ी में गुयुआन संप्रदाय के शिष्यों में केवल पेई जिंगचेन की तुलना उनसे की जा सकती है। ट्रांसेंडेंट रियलम 6th लेवल पर ट्रांसेंडेंट रियलम 9वें लेवल के विशेषज्ञ को मारने में सक्षम होने के लिए नहीं, पहले ट्रांसेंडेंट रियलम 5th लेवल पर ऐसी उत्कृष्ट प्रतिभा किसी भी पीढ़ी में एक शानदार अस्तित्व होगी। फिर भी गुयुआन संप्रदाय के लिए लुप्त छाया वाले जहरीले मगरमच्छ कबीले का सामना करना कुछ हद तक अनुचित था। वे उच्च अधिकारी की योजनाओं के बारे में स्पष्ट नहीं थे, लेकिन उन्होंने ये शिवेन को कम आंकने की हिम्मत नहीं की। चूंकि ऊपर वाले ने ऐसा किया है तो कोई कारण होगा। बूम! अचानक वह दरवाजा जो लंबे समय से एकांत में था, आखिरकार खुल गया। पेई जिंगचेन अचानक अंदर से बाहर कूद गया। हा, मैं अंत में बाहर हूं। पेई जिंगचेन जोर से हंसा। पारलौकिक क्षेत्र 9वें स्तर की आभा तुरंत बह गई। आसपास के गुयुआन संप्रदाय के शिष्यों ने अचानक अपना पैर खो दिया। केवल ये जिवेन अप्रभावित थी, जैसे कोई हवा उसके चेहरे को सहला रही हो। गुयुआन संप्रदाय के शिष्यों के चेहरे अचानक बदल गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि एकांतवास से बाहर आए पेई जिंगचेन इतने शक्तिशाली होंगे। यहां तक औसत पारलौकिक क्षेत्र 9वें स्तर के विशेषज्ञ के पास भी इतनी शक्तिशाली आभा नहीं थी। चेनेर, चूंकि तुम बाहर हो, चलो चलते हैं। मुझे डर है कि बहुत देर हो जाएगी। इस समय प्रकाश की एक धारा चमक उठी। आकाश में गुयुआन संप्रदाय के कानून घोषणापत्र एल्डर सबके सामने प्रकट हुए। इस बार गुयुआन संप्रदाय व्यक्तिगत रूप से टीम को शीर्ष 100 द्वीप तक ले जाएगा। हाँ, पेई जिंगचेन हंसे और सिर हिलाया। ये जिवेन, मैं मूल रूप से आपके साथ प्रतिस्पर्धा करना चाहता था। वैसे भी शीर्ष 100 प्रतियोगिता जल्द ही आ रही है। हमारे पास प्रतिस्पर्धा करने के बहुत सारे अवसर हैं। पेई जिंगचेन की आंखें युद्ध की लपटों से जल रही थीं। उसने अभी अभी ट्रांसेंडेंट क्षेत्र 9वें स्तर में प्रवेश किया था, जिसने उसे थोड़ा आत्मविश्वासी बना दिया था। ये जिवेन भी उन विरोधियों में से एक थी जिन्हें वह हराना चाहता था। शीर्ष 100 द्वीपों में प्रकाश की धारियां फैली हुई हैं।
शीर्ष 100 द्वीपों को आमतौर पर 6 महान अधिपतियों द्वारा छिपाया जाता था। हर 30 साल में एक बार होने वाले टॉप 100 रैंकिंग टूर्नामेंट के दौरान ही इसका खुलासा होगा। इस दिन यह फिर से शीर्ष 100 सूची के लिए प्रतिस्पर्धा करने का समय था। युवा पीढ़ी के विशेषज्ञों के अलावा जो मूल रूप से प्रतियोगिता में भाग लेने जा रहे थे, कई योद्धा भी थे जो दूर दूर से मजा देखने के लिए आने का साहस करते थे। दशकों तक यह एक दुर्लभ मार्शल आर्ट भव्य समारोह था। हालांकि यह केवल युवा पीढ़ी के विशेषज्ञ लड़ रहे थे, यह सोचना एक बड़ी गलती होगी कि प्रतिस्पर्धा का स्तर कम था। हालांकि युवा पीढ़ी के ये विशेषज्ञ बहुत युवा थे, ताकत के मामले में पुरानी पीढ़ी के विशेषज्ञों के बीच भी वे फसल की मलाई थे। फले फूले बादल सागर क्षेत्र में विधि अभिव्यक्ति विशेषज्ञ दुर्लभ थे। यहां तक कि आधे अधूरे कानून के प्रकटीकरण विशेषज्ञ भी विलेही थे। सभी के मन में ट्रांसेंडेंट रियल 9th लेवल पहले से ही शीर्ष विशेषज्ञ था। हालांकि इन युवा पीढ़ी के विशेषज्ञों, विशेष रूप से जो चरम पर थे, ने ट्रांसेंडेंट रियलम 9वें स्तर के विशेषज्ञों को या तो हरा दिया था या मार डाला था। यह वास्तव में साबित हुआ कि राक्षसी प्रतिभा लोगों का एक समूह था जिसे सामान्य ज्ञान से नहीं मापा जा सकता था। अगर उम्र के हिसाब से उनकी ताकत को नापा जाए तो शायद वे बुरी तरह मर जाएं। हालांकि यह केवल युवा पीढ़ी के विशेषज्ञों के बीच की लड़ाई थी। कई व्यक्तिगत मार्शल कलाकारों के लिए यह मार्शल कलाकारों का उच्चतम स्तर हो सकता है जिसे वे अपने जीवन में देख सकते थे। इसके अलावा एक बार जब इन युवा प्रतिभाओं ने एक निश्चित क्षेत्र में कदम रखा तो वे उस क्षेत्र के अनुभवी ताकतवरों को आसानी से पराजित करने में सक्षम होंगे। वे सभी उत्कृष्ट क्षेत्र 9वें स्तर के हो सकते हैं, लेकिन उनकी ताकत उत्कृष्ट क्षेत्र 9वें स्तर की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली थी, कई बार या यहां तक दर्जनों बार। उनके लिए यह न केवल युवा पीढ़ी का मार्शल आर्ट भव्य समारोह था, बल्कि उनका मार्शल आर्ट भव्य समारोह भी था। ऐसी परिस्थितियों में एक सियान आकृति ने शीर्ष 100 द्वीप में चुपचाप प्रवेश किया। यह ये ज़िवेन थी। अंत में उन्होंने ओरिजिन रिटर्निंग सेक्ट के साथ यात्रा करने की योजना छोड़ दी और अकेले शीर्ष 100 द्वीप पर आ गए। हालांकि शीर्ष 100 द्वीप केवल एक छोटा सा द्वीप था, लेकिन इसमें अनगिनत पीढ़ियों की व्यवस्थाएं हुई थीं। हालांकि यह हर 30 साल में केवल कुछ समय के लिए फलता फूलता था, लेकिन यह फूले हुए बादल सागर क्षेत्र में सबसे समृद्ध द्वीपों में से एक बनने के लिए पर्याप्त था। यह एक विशाल शहर की तरह था। हजारों साल पहले, सैकड़ों हजारों साल पहले या यहाँ तक सैकड़ों हजारों साल पहले की इमारतों को शहर में देखा जा सकता था। ये इमारतें वर्तमान के वातावरण के अनुकूल नहीं थीं। हालांकि सभी को इसकी आदत थी। प्राचीन बेरेंस महाद्वीप के रूप में जिसे अनगिनत वर्षों की सभ्यता विरासत में मिली थी, यह अज्ञात था कि किसी राजवंश को आने और जाने में कितने वर्ष लगे थे। बहुत से लोग हजारों साल या यहाँ तक कि हजारों सालों के लिए एकांतवास में चले जाएंगे। इसलिए वे पहले से ही ऐसे परिवर्तनों के अभ्यस्त थे। केवल ये ज़िवेन समय बीतने के लिए कुछ हद तक अभ्यस्त थी। सौभाग्य से किसी भी मामले में योद्धाओं के बीच का समय नश्वर लोगों की तुलना में बहुत धीमा था, क्योंकि योद्धाओं का प्रतिस्थापन भी बहुत धीमा था और योद्धाओं का जीवनकाल बहुत लंबा था। यह कुछ प्राचीन परिवारों के लिए विशेष रूप से सच था, जो अभी भी सैकड़ों हजारों साल पहले के शिष्टाचार और आदतों को बरकरार रख सकते हैं। ये ज़िवेन के लिए 10,000 साल तो दूर 1,000 साल भी बहुत लंबा था। एक चहल पहल भरे रेस्तरां में सबसे पहले पहुंचे अनगिनत योद्धा शीर्ष 100 की सूची के लिए प्रतियोगिता पर चर्चा कर रहे थे। यह पुनर्जन्म के 1 और 30 साल है। समय इतनी जल्दी बीत जाता है, ऐसा लगता है कि 1 और 30 साल एकांत में बीत गए हैं। पिछली बार जब मैंने जहरीले यंग मास्टर, फ्लेमिंग यंग मास्टर और अन्य लोगों को देखा था तो वे केवल ट्रांसेंडेंट रियल्म 6th लेवल या 7th लेवल थे। अब वे पारलौकिक क्षेत्र 9वें स्तर के विशेषज्ञों को अलग कर सकते हैं। ऐसा लगता है कि उन्हें कानून के घोषणापत्र के दायरे में प्रवेश करने में कई साल नहीं लगेंगे। हाँ, कितने साल हो गए हैं जब हमारे फले फूले बादल सागर क्षेत्र में इतने सारे उत्कृष्ट जूनियर थे। अतीत में यह पहले से ही आश्चर्यजनक था कि एक व्यक्ति उत्कृष्ट क्षेत्र 9वें स्तर में प्रवेश करता है। हालांकि इस पीढ़ी में बहुत सारे हैं। यह वास्तव में एक सुनहरा युग है, एक महान युग, एक अराजक युग है। क्या आप इस प्राचीन कहावत को भूल गए हैं? वे जितने उत्कृष्ट हैं, मैं उतना ही चिंतित हूँ। किसी भी मामले में वे जितने अधिक उत्कृष्ट हैं, उतने ही अधिक गौरव हम फलते फूलते बादल समुद्र क्षेत्र के योद्धाओं के रूप में होंगे। हाँ, ब्लड रियलम ट्रायल में हमारा फलता फूलता क्लाउड सी रीजन कई सालों से सबसे निचले पायदान पर है। इस बार हमें सबसे नीचे नहीं रहना चाहिए। इस बार युवा पीढ़ी के बीच लड़ाई दिलचस्प होगी। शीर्ष 100 सूची से बाहर होने के बाद उनके बीच इतने बड़े पैमाने पर लड़ाई फिर से देखना आसान नहीं होगा। हाँ, शायद कुछ 100 वर्षों या 1000 वर्षों में वे प्रमुख अधिपति बलों के स्वामी होंगे। उस समय वे एक उच्च पद पर होंगे। उनके लिए किसी भी स्थिति में कदम उठाना मुश्किल होगा। क्या सी ड्रैगन यंग मास्टर अभी भी इस लड़ाई में चैंपियन होंगे? पिछली बार सी ड्रैगन यंग मास्टर चैंपियन था, सभी युवा पीढ़ी के विशेषज्ञों को हराकर शीर्ष पर चढ़ गया। इस बार भी ऐसा ही रहा तो थोड़ा बोरिंग हो जाएगा।
यह नहीं होना चाहिए। मुझे ऐसा नहीं लगता। एक और 30 साल बीत चुके हैं और वे सब सुधर गए हैं। युवा पीढ़ी की प्रतिभाओं के बीच प्रतिस्पर्धा अभी शुरू हुई है। कुछ समय के लिए जीतना या हारना बिल्कुल भी मायने नहीं रखता। ये कभी भी एक दूसरे को ओवरटेक कर सकते हैं। हालांकि यंग मास्टर हाईलॉन्ग ने पिछली प्रतियोगिता में सभी को दबा दिया था, लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकता है। सभी ने सहमति में सिर हिलाया। एक ही लड़ाई में युवा पीढ़ी का फैसला होना बहुत दुर्लभ था। अगर यह अतीत में होता तो यह ठीक होता। युवा मास्टर हाईलॉन्ग, पेई जिंगचेन और अन्य, यदि उनमें से कोई भी अतीत में दिखाई देता है तो वे निस्संदेह चैंपियन होंगे और कोई भी उन पर संदेह नहीं करेगा। हालांकि ऐसे कई स्वर्ग के गौरव थे जो इस पीढ़ी में अतीत के सभी उत्कृष्ट नायकों को दबा सकते थे। इसने लड़ाई के परिणाम को एक रहस्य बना दिया। शायद यह हजारों साल बाद होगा जब वे सभी एक स्थिर अवधि में प्रवेश करेंगे। इसके बाद ही परिणाम तय हो सकता था। लेकिन इस बार सी ड्रैगन यंग मास्टर के अलावा मैं ये ज़िवेन के बारे में अधिक आशावादी हूँ। आप सभी जानते हैं कि क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल किस तरह का चरित्र है। वह ये ज़िवेन के हाथों मर गया। यह जूनियर अद्भुत है। जैसे ही ये ज़िवेन का उल्लेख किया गया, इसने तुरंत रेस्तरां में अनगिनत लोगों की प्रतिध्वनि को जगा दिया। अचानक उभरे इस युवक में सभी की काफ़ी दिलचस्पी थी, क्योंकि वह काफ़ी मजबूत था और वह काफ़ी रहस्यमय था। कोई नहीं जानता था कि उसकी कैसी पृष्ठभूमि है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसने गुई युआन संप्रदाय और लुप्त छाया जहरीले मगरमच्छ कबीले के बीच लगभग पूर्ण पैमाने पर संघर्ष शुरू कर दिया था। इन कारकों में से उनमें से कोई भी बहुत से लोगों का ध्यान आकर्षित कर सकता है। इतने सारे कारकों को तो छोड़ ही दें। इन सभी ने घोषणा की कि ये ज़िवेन असाधारण थी, अद्वितीय तलवार की तरह। जब अद्वितीय तलवार पहली बार प्रकट हुई तो वह भी इतनी आकर्षक थी। उसकी रहस्यमय उत्पत्ति को कोई नहीं जानता था। सब कुछ असामान्य रूप से आकर्षक था। विभिन्न कुलों के विशेषज्ञ विभिन्न रेस्तरां में एकत्रित हुए। हालांकि ये रेस्तरां हर 30 साल में थोड़े समय के लिए ही खुल सकते थे, लेकिन वे हर बार बहुत पैसा कमा सकते थे। खासकर इतने सालों के बाद उन्होंने काफ़ी पैसा कमाया था। अंत में चैंपियनशिप कौन जीतेगा, इसके लिए विभिन्न कुलों के विशेषज्ञों का अपना अनुमान था। मानव कबीले के विशेषज्ञों ने स्वाभाविक रूप से महसूस किया कि नवागंतुक के जीतने की संभावना अधिक थी। इस तथ्य के साथ कि यंग मास्टर सी ड्रैगन ने चैंपियनशिप जीती, यह स्वाभाविक रूप से अधिक विश्वसनीय था। दूसरी ओर समुद्री कबीले के विशेषज्ञों ने भी सोचा कि समुद्री कबीले की युवा पीढ़ी भी विशेषज्ञों से भरी हुई है। जरूरी नहीं कि वे यंग मास्टर सी ड्रैगन से हारें। कुछ समय के लिए सबकी अपनी अपनी राय थी, लेकिन असली लड़ाई शुरू होने से पहले किसी को नहीं पता था कि कौन जीतेगा। हालांकि इन खबरों में से एक खबर ने ये ज़िवेन का ध्यान खींचा। क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल के बाद वैनिशिंग शैडो जहरीले मगरमच्छ कबीले का कोई नेता नहीं होना चाहिए। कई लोगों ने यह भी अनुमान लगाया कि एक नेता के रूप में क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल के बिना उन्हें बहुत अधिक नीच होना चाहिए। कुछ लोगों ने यह भी भविष्यवाणी की थी कि इस शीर्ष 100 सूची प्रतियोगिता से वैनिशिंग शैडो जहरीला मगरमच्छ कबीला अनुपस्थित हो सकता है। युवा पीढ़ी के विशेषज्ञों के लिए यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण मामला हो सकता है, लेकिन वैनिशिंग शैडो जहरीले मगरमच्छ कबीले जैसे विशालकाय के लिए यह कुछ भी नहीं था। कोई बात नहीं, एक वर्ष में भाग नहीं लेना, भले ही उन्होंने 10 वर्षों में भाग नहीं लिया हो, फिर भी वे फले फूले बादल सागर क्षेत्र के अधिपतियों में से एक होंगे। इस तरह की रैंकिंग प्रतियोगिता में यह कोई बड़ी समस्या नहीं थी कि उन्होंने भाग लिया या नहीं। फले फूले बादल सागर क्षेत्र में युवा पीढ़ी के कई विशेषज्ञ भाग लेने में बिल्कुल भी रुचि नहीं ले रहे थे। भाग न लेते तो अच्छा था। हालांकि अगर उन्होंने भाग लिया और शीर्ष 10 में नहीं आ सके तो यह शर्मनाक होगा। अगर क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल यहाँ होते तो उनके लिए टॉप 10 जीतना कोई समस्या नहीं होती। उनके पास चैंपियनशिप जीतने का मौका भी था। हालांकि क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल की गैरमौजूदगी के बाद इस साल का मुकाबला जीनियस से भरा रहा। प्रमुख बलों द्वारा पदोन्नत विशेषज्ञों में पिछले वर्षों में चैंपियनशिप जीतने की ताकत होगी। हालांकि इस साल की प्रतियोगिता में वे केवल चैंपियनशिप जीतने के प्रबल दावेदार थे। यह बोधगम्य था कि इस वर्ष की प्रतियोगिता भयंकर थी। वे शीर्ष 10 में भी नहीं आ सकते हैं। ऐसे में यह बड़ी शर्म की बात होगी। भाग न लेना ही अच्छा था। बहुत से लोगों ने ऐसा सोचा, यहाँ तक कि ज़िवेन ने भी ऐसा सोचा था। लेकिन नतीजा ऐसा नहीं निकला। द वैनिशिंग शैडो जहरीला मगरमच्छ कबीला न केवल बड़ी धूमधाम से आया, बल्कि क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल की स्थिति को बदलने के लिए एक और राक्षसी प्रतिभा को बढ़ावा दिया। क्रोकोडाइल यंग नाम के इस जीनियस के बारे में कोई खबर नहीं थी। हालांकि हर किसी ने क्रोकोडाइल यंग नाम के इस व्यक्ति के बारे में कभी नहीं सुना था। उन्होंने जल्दी से उसके बारे में जानकारी निकाली। कहा जाता है कि सैकड़ों साल पहले उसने एक बार वर्चस्व के लिए क्राउन प्रिंस मगरमच्छ से मुकाबला किया था। दोनों पक्ष सहज क्षेत्र से महान संत क्षेत्र तक प्रतिस्पर्धा कर रहे थे। ग्रेट सेज दायरे में पहुंचने के बाद मगरमच्छ की छाया धीरे धीरे शांत हो गई। लोगों ने सोचा कि वह एक और उल्का जैसी आकृति है जो कुछ समय के लिए चमकता है और फिर पूरी तरह से नष्ट हो जाता है।
अप्रत्याशित रूप से क्राउन प्रिंस मगरमच्छ के गिरने के बाद वह फिर से सबके सामने आया। हालांकि पुरानी पीढ़ी के कुछ लोग क्रोकोडाइल यंग को जानते थे, यह सैकड़ों साल पहले की जानकारी थी। कम ही लोग क्रोकोडाइल यंग की मौजूदा ताकत के बारे में जानते हैं। हालांकि चूंकि उन्हें क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल को बदलने के लिए बाहर धकेला जा सकता था, इसलिए उनकी ताकत स्पष्ट रूप से खराब नहीं होगी। इसलिए येज़िवेन के बाद क्रोकोडाइल यंग एक बार फिर से सभी की चर्चा का विषय बन गया। सब चकित थे। द वैनिशिंग शैडो पॉइजनस क्रोकोडाइल क्लैन की नींव उनकी सोच से कहीं अधिक गहरी थी। उन्होंने सोचा कि क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल के गिरने के बाद वैनिशिंग शैडो जहरीला मगरमच्छ कबीला अब किसी नेता को बाहर नहीं कर सकता। अप्रत्याशित रूप से अभी भी एक छिपा हुआ था। इस समय हर कोई स्पष्ट रूप से समझ गया था कि यह लुप्त छाया जहरीला मगरमच्छ कबीले द्वारा तैयार की गई रणनीति होनी चाहिए। क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल सिर्फ सतह पर धकेला गया था। यंग उनके द्वारा तैयार किए गए बैकअप में से एक था। हालांकि वैनिशिंग शैडो पॉइजनस क्रोकोडाइल क्लैन जैसी केवल एक अधिपति शक्ति ही इस तरह की योजना के साथ आ सकती है। एक सामान्य बल के लिए इस तरह की प्रतिभा होना पहले से ही उल्लेखनीय था, एक को छुपाने की तो बात ही छोड़िए। यह बिल्कुल असंभव था। येज़िवेन भी चुपके से सतर्क हो गई। वैनिशिंग शैडो जहरीला मगरमच्छ कबीले जैसा कबीला निश्चित रूप से सामान्य कुलों से तुलनीय नहीं था। इसकी एक गहरी नींव थी और इसे कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। इस बार शीर्ष 100 की सूची के शीर्ष 10 के लिए प्रतिस्पर्धा उसकी कल्पना से कहीं अधिक तीव्र थी। चूंकि क्रोकोडाइल यंग उभरा था, तो कितने अज्ञात विशेषज्ञ सामने आएंगे। यह सोचकर येज़िवेन को केवल अपना खून खौलता हुआ महसूस हुआ। क्या प्राचीन बेरेंस महाद्वीप में आना उसका वास्तविक उद्देश्य नहीं था? लेकिन जैसे ही सब लोग जमकर चर्चा कर रहे थे, नीचे से तेज आवाज आ रही थी। सबने खिड़की के पास आकर नीचे देखा। येज़िवेन ने नीचे देखा और लोगों के दो समूहों को सड़क पर एक दूसरे से भिड़ते देखा। दमनकारी पक्ष वैनिशिंग शैडो जहरीला मगरमच्छ कबीले विशेषज्ञ था, जिसकी चर्चा अब हर कोई कर रहा था। इस शीर्ष 100 सूची प्रतियोगिता में कई वैनिशिंग शैडो जहरीले मगरमच्छ कबीले के विशेषज्ञ आए। इस दौरान आधे से ज्यादा आ गए। इन वैनिशिंग शैडो जहरीले मगरमच्छ कबीले के विशेषज्ञों के पीछे एक छाया में एक आकृति उसमें खड़ी थी, जैसे कि छाया के साथ एकीकृत होना। अगर येज़िवेन की तेज आंखें नहीं होती, तो शायद वह छाया में छिपे लुप्त छाया जहरीले मगरमच्छ कबीले के विशेषज्ञ को खोजने में भी सक्षम नहीं होता। छाया में एक जहरीले सांप की तरह वह किसी भी समय छाया से बाहर निकल सकता था। यहां तक सिर्फ एक नज़र ने लोगों को अत्यधिक खतरे का आभास कराया। हालांकि येज़िवेन उस व्यक्ति का नाम नहीं जानता था, उसने लगभग तुरंत ही उस व्यक्ति के नाम का अनुमान लगा लिया। यह क्रोकोडाइल शैडो होना चाहिए, जो अब हर किसी की चर्चा का केंद्र बिंदु था। दूसरी तरफ लोगों का एक समूह भी था, लेकिन वे स्पष्ट रूप से गायब होने वाली छाया जहरीली मगरमच्छ कबीले से भी बदतर थे। उनका आभामंडल पूरी तरह दब गया था। आगे चल रहे दो लोग भी येज़िवेन के पुराने परिचित थे। वे बाय हनमो और याओ कियान थे, जिन्हें उसने लंबे समय से नहीं देखा था। इतने लंबे समय तक एक दूसरे को न देखने के बाद दोनों की खेती में काफी तरक्की हो गई थी। याओ कियान, जो अभी भी पारलौकिक क्षेत्र 7वें स्तर तक पहुंचने के लिए करीब साधना में था, अब उत्कृष्ट क्षेत्र 8वें स्तर में प्रवेश कर गया था। बाय हनमो की साधना तो और भी अद्भुत थी। उन्होंने उत्कृष्ट क्षेत्र 8वीं स्तर की चोटी में प्रवेश किया था। दानव सबडिंग टॉवर में प्रवेश करने से पहले वह क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल और अन्य लोगों से नीच नहीं था। कुछ ही समय में उसकी मुलाकात येज़िवेन और अन्य लोगों से हो गई। बाय हनमो की प्रतिभा वैसी ही थी जैसा कि येज़िवेन ने पहले अनुमान लगाया था। एक बार जब वह गंभीर हो गया, तो उसकी प्रतिभा और गति क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल और अन्य लोगों से कम नहीं होगी। वह और भी मजबूत हो सकता है। उनके पास बड़ी प्रतिभा थी। जब तक वह गंभीरता से साधना करता, उसे शीघ्र ही अप्रत्याशित उपलब्धियां प्राप्त होती। उसकी वर्तमान स्थिति को देखते हुए वह उत्कृष्ट क्षेत्र 9वें स्तर में प्रवेश करने से बहुत दूर नहीं था। वह बस समय की बात थी। येज़िवेन ने समग्र स्थिति को देखा। बाय हनमो और अन्य लोग लुप्त छाया वाले जहरीले मगरमच्छ कबीले से घिरे हुए थे। लुप्त होते छाया वाले जहरीले मगरमच्छ के कबीले ने उन्हें क्यों घेर लिया, येज़िवेन को पता था कि यह उसकी वजह से होना चाहिए। सनी बैम्बू चैम्बर ऑफ कॉमर्स येज़िवेन की मदद करना कोई रहस्य नहीं था। बहुत से लोग इसे जानते थे, विशेष रूप से येज़िवेन के फलते फूलते बादल सागर क्षेत्र में प्रसिद्ध होने के बाद। बहुत से लोग चकित थे कि सनी बैम्बू चैम्बर ऑफ कॉमर्स में वैनिशिंग शैडो जहरीले मगरमच्छ कबीले के खिलाफ जाने की हिम्मत थी। यहां तक पूरे फूले हुए बादल सागर क्षेत्र में कुछ बलों ने लुप्त छाया वाले जहरीले मगरमच्छ कबीले के खिलाफ जाने का साहस किया। अब जब वे येज़िवेन को नहीं ढूंढ पाए, तो वे निश्चित रूप से याओ कियान के साथ परेशानी का सामना करेंगे। आखिरकार यह मामला येज़िवेन की वजह से हुआ था। क्या आपका वैनिशिंग शैडो जहरीला मगरमच्छ कबीला शीर्ष 100 सूची प्रतियोगिता से पहले हमारे मानव कबीले के साथ युद्ध शुरू करना चाहता है? याओ कियान ने अपने दांत पीसते हुए कहा।
यदि कोई संघर्ष था तो उनमें से अधिकांश इन लुप्त छाया जहरीले मगरमच्छ कबीले के विशेषज्ञों के विरोधी नहीं थे, इसलिए उन्हें इन मगरमच्छों पर लगाम लगाने के लिए शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ा। बहन याओ, तुम इन बदबूदार मगरमच्छों से इतनी बातें क्यों कर रही हो? उनके पास भाइये के साथ परेशानी की सूची नहीं है, इसलिए वे हमारे पास आए। ज़्यादा से ज़्यादा हम उनसे लड़ेंगे। मेरे बाहर जाने से पहले मेरी माँ ने मुझे कुछ अच्छा दिया, मैं उन्हें मार डालूंगा। इससे पहले कि लुप्त होती छाया जहरीला मगरमच्छ कबीले के विशेषज्ञ बोल पाते, बाई हनमो पहले ही चिल्ला चुकी थी। उसके स्वर को सुनकर ऐसा लगा कि इन लुप्त छाया विषैला मगरमच्छ कबीले के विशेषज्ञों को मारना एक बग को मारने से ज्यादा कठिन नहीं था। आसपास के लोगों में भगदड़ मच गई। वे सभी विस्मय से बाई हनमो को देखने लगे। क्या वह अपने दिमाग से बाहर है? उनके सामने इन वैनिशिंग शैडो जहरीले मगरमच्छ कबीले के विशेषज्ञों से निपटना आसान नहीं था। वे उन्हें मारना चाहते थे। केवल ये ज़िवेन ही जानती थी कि बाई हनमो डींग नहीं मार रही थी। शुरू से ही जब वह बाई हनमो से मिला तो वह जानता था कि बाई हनमो की उत्पत्ति रहस्यमयी थी। उन्होंने यह भी अनुमान लगाया कि बाई हनमो प्राचीन बैरेंस महाद्वीप में एक बड़े परिवार की वंशज हो सकती हैं। इन बड़े परिवारों के वंशज धनी थे और उनके पास तरह तरह के साधन थे। उनमें से किसके पास एक या दो जीवन रक्षक साधन नहीं थे? शायद इन वैनिशिंग शैडो जहरीले मगरमच्छ कबीले विशेषज्ञों को मारने का एक तरीका था। दूसरों की नज़रों में बाई हनमो बस जिद्दी थी। हालांकि ये ज़िवेन के विचार में बाई हनमो किसी भी तरह से उस तरह की व्यक्ति नहीं थी जिसे शेखी बघारना पसंद था। शायद इस छोटे से लड़के की वास्तव में ऐसी कोई योजना थी। अगर उसने वास्तव में इन लुप्त छाया जहरीले मगरमच्छ कबीले के विशेषज्ञों को उसके सामने मार दिया तो वह निश्चित रूप से लुप्त छाया जहरीला मगरमच्छ कबीले में दूसरा सबसे वांछित अपराधी बन जाएगा, केवल ये ज़िवेन के बाद दूसरा। अभिमानी ये वैनिशिंग शैडो जहरीले मगरमच्छ कबीले के विशेषज्ञ बाई हनमो से पूरी तरह से नाराज थे। वैनिशिंग शैडो जहरीले मगरमच्छ कबीले के विशेषज्ञों के रूप में उनके पास महान स्थिति और शक्तिशाली ताकत थी। उनका इतना तिरस्कार कब से हो गया? उन्हें मारने का क्या मतलब था? क्या वे कीड़े हैं? क्या उन्हें वसीयत में मारा जा सकता है? तुम में हिम्मत है। मैं देखना चाहता हूं कि क्या तुम इतने सख्त हो जबकि मैं तुम्हारी सारी हड्डियां तोड़ चुका हूं। वैनिशिंग शैडो जहरीला मगरमच्छ कबीले के विशेषज्ञ ने एक बेशर्म चाल चली। वह एक उत्कृष्ट क्षेत्र 8वें स्तर के विशेषज्ञ भी थे। हालांकि वे युवा पीढ़ी नहीं थे। वैनिशिंग शैडो जहरीला मगरमच्छ कबीला इतने सारे ट्रांसेंडेंट रियलम 7th लेवल और 8वें लेवल के विशेषज्ञ भेज सकता था। इसने वैनिशिंग शैडो जहरीले मगरमच्छ कबीले की नींव की गहराई को दिखाया। ये जीवेन ने पहले उनमें से कई को मार डाला था। बाद में उन्हें उस शातिर जानवर के हाथों एक बड़ी हानि हुई। अब वे अभी भी इतने सारे विशेषज्ञ भेज सकते थे। अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनकी नींव कितनी गहरी थी। गायब छाया जहरीला मगरमच्छ कबीले विशेषज्ञ ने अपना हथियार भी नहीं निकाला। वह सीधे हवा के माध्यम से पंजा मारता है जिससे हवा मौके पर ही फट जाती है। अचानक पांचों पंजों ने बाई हनमो को जकड़ लिया। गायब हो रहे छाया वाले जहरीले मगरमच्छ कबीले विशेषज्ञ का सामना करते हुए बाई हनमो जरा भी नहीं डरी। उसने सिर्फ उपहास किया। उसने अपना हथियार भी नहीं निकाला। उन्होंने सीधे मुंह से अभिवादन किया। ऐसा लगता था कि उसकी मुट्ठी एक जेट जैसे रंग से ढकी हुई थी जिसमें रंगीन धाराएं बह रही थीं। बूम! संपर्क के बिंदु से एक जोरदार धमाका हुआ और सभी दिशाओं में चिंगारियां उड़ गईं। देखा जा सकता है कि दोनों पक्षों के बीच मारपीट कितनी जोरदार थी। भयानक शॉकवेव्स ने शीर्ष सौद्वीप पर विशेष रूप से प्रबलित स्थान को थोड़ा विकृत करने का कारण बना दिया, लेकिन सभी को आश्चर्य में डालते हुए एक आंकड़ा सीधे उड़ गया। यह बाई हनमो नहीं बल्कि वैनिशिंग शैडो जहरीला मगरमच्छ कबीले का विशेषज्ञ था। वैनिशिंग शैडो जहरीले मगरमच्छ कबीले के विशेषज्ञ ने मुंह से खून निकाला। वह तुरंत उड़ गया और उसके पीछे गायब छाया जहरीला मगरमच्छ कबीले विशेषज्ञों में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। बूम बूम! तुरंत ही ट्रांसेंडेंट रियलम 7th लेवल और 8वें लेवल वैनिशिंग शैडो जहरीले मगरमच्छ कबीले के कई विशेषज्ञों की हड्डियां टूट गईं। उनके शव बह गए। एक भी झटका सहन नहीं कर सकता, बाई हनमो ने मुस्कराते हुए कहा। उसने लुप्त छाया जहरीले मगरमच्छ कबीले के विशेषज्ञों की ओर देखा भी नहीं जो उसके मुंह से उड़ गए थे। ऐसा लग रहा था कि उसे जरा भी परवाह नहीं है। ये लोग उसका एक मुक्का भी नहीं झेल पाए। उन पर ध्यान देने के लिए उनके पास क्या योग्यताएं थीं? इस समय अंत में सभी ठीक हो गए। बाई हनमो के शब्दों के बारे में सोचते हुए उनका अभी से बिल्कुल अलग दृष्टिकोण था। शायद यह युवक इन लुप्त छाया जहरीले मगरमच्छ कबीले के विशेषज्ञों को मारने का घमंड नहीं कर रहा था। हो सकता है वह कर पाए। यह व्यक्ति कौन है? वह इतना शक्तिशाली क्यों है? किसी ने कहा, द वैनिशिंग शैडो पॉइजनस क्रोकोडाइल क्लैन के विशेषज्ञ भी एक अनुभवी ट्रांसेंडेंट रियलम 8वें स्तर के विशेषज्ञ हैं, लेकिन वह एक मुक्का भी नहीं लगा सके। क्या वह जहरीले यंग मास्टर और फ्लेमिंग यंग मास्टर के दायरे में पहुंच गया है? मुझे नहीं पता। मैंने इस व्यक्ति को पहले कभी नहीं देखा।
लेकिन यह सामान्य है। क्या हमेशा ऐसा युवा विशेषज्ञ नहीं होता है जिसे हमने पहले कभी नहीं देखा है? यह ठीक इसी वजह से है कि शीर्ष 100 की सूची के लिए प्रतियोगिता इतनी दिलचस्प है। पहले से बेजोड़ तलवार की तरह, क्या वह भी बिना किसी चेतावनी के बाहर नहीं आया? उद्धरण चिन्ह। अचानक हर कोई मैदान के बीच में बाई हनमो की चर्चा करने लगा। बाई हनमो के चेहरे पर भी कुछ विजयी भाव दिखाई दिए। जाहिर है, उन्हें सभी का ध्यान केंद्रित होने पर काफी गर्व था। तुम बहुत शरारती हो। याओ कियान ने बेबसी से बाई हनमो को देखा और कहा। इतने सालों बाद बाई परिवार का वह छोटा लड़का जिससे वह अभी मिली थी, वह पहले से ही उससे ज्यादा मजबूत था। यदि उन्हें पर्याप्त समय दिया जाता तो फलते फूलते बादल सागर क्षेत्र में युवा पीढ़ी के विशेषज्ञों के बीच बहुत अधिक विरोधी नहीं होते। इस बार किसी ने भी उनकी पहले कही गई बातों को हट नहीं माना। बहुत से लोग तथाकथित पंखों के झुंड एक साथ के बारे में अनुमान लगा रहे थे। यहां तक कि शिवेन के आसपास के लोग भी पहले से ही इतने उत्कृष्ट थे। तो ये शिवेन कितनी मजबूत होगी? पूरा दृश्य एक अजीब सन्नाटे में डूब गया। सभी की निगाह लुप्त होती छाया विशैला मगरमच्छ कबीले के विशेषज्ञों पर थी। वैनिशिंग शैडो जहरीले मगरमच्छ कबीले के विशेषज्ञ, जो हमेशा सख्त थे और नुकसान उठाने से इनकार करते थे, को अचानक इतना बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। वे इस समय कैसे हार मान सकते हैं? लुप्त होती छाया जहरीला मगरमच्छ कबीले के विशेषज्ञ अपने पीछे छाया में मगरमच्छ की छाया देख रहे थे। इन लोगों में केवल क्रोकोडाइल शैडो ही था जो निर्णय ले सकता था। हालांकि बेहद तनावपूर्ण दृश्य में उनकी जरा भी दिलचस्पी नहीं थी। इसके बजाय उसने सीधे एक शिवेन को देखा जो दूसरी मंजिल पर मस्ती देख रहा था। उसके अंतर्मन ने उसे बताया कि यह व्यक्ति उपस्थित लोगों में सबसे खतरनाक था। उन्हें भी ऐसा खतरा महसूस हो रहा था। जहां तक का सवाल है, उन्हें बिल्कुल भी चिंता करने की कोई बात नहीं थी। क्या उसने मुझे नोटिस किया? ये शिवेन के मुंह का कोना थोड़ा ऊपर उठा। उसने बस मगरमच्छ की छाया को ठंडेपन से देखा। जिस तरह ये शिवेन लुप्त होती छाया जहरीले मगरमच्छ कबीले के समूह के बीच मगरमच्छ की छाया को जल्दी से खोज सकता है, उसी तरह मगरमच्छ की छाया ने जल्दी से ये शिवेन की विशिष्टता का पता लगा लिया। छिपे हुए खतरे ने उसके दिल को झकझोर कर रख दिया। दोस्त, नीचे आओ और मुझसे मिलो। इस समय मगरमच्छ की छाया ने अचानक एक शिवेन से कहा। उसकी आंखें जल रही थीं। उसने एक पल के लिए बिना रुके एक शिवेन को देखा। हर कोई हैरान रह गया। कई लोगों ने छाया में मगरमच्छ की छाया देखी। बहुत से लोग अभी भी यह पता नहीं लगा सके कि छाया में रहने वाला व्यक्ति कौन था। हालांकि वैनिशिंग शैडो जहरीला मगरमच्छ कबीले के लोग उसे देख रहे थे। जाहिर है, वह वैनिशिंग शैडो जहरीले मगरमच्छ कबीले में भी एक बड़ा शॉट था। जिस दिशा में वह देख रहा था, वह हरे रंग की शर्ट में एक युवक था जो दूसरी मंजिल पर मुंह के कोने पर मुस्कान लिए खड़ा था। ऐसा लग रहा था कि वह एक अच्छा शो देख रहे हैं, मैदान में सब कुछ देख रहे हैं। भाई, ये बाई हनमो ने जल्दी से ये शिवेन को खोज लिया और तुरंत आश्चर्य में कहा। याओ कियान की आंखें भी आश्चर्य से भरी हुई थीं जैसे ही उसने चारों ओर देखा। हालांकि वह जानती थी कि इस शीर्ष द्वीप पर ये शिवेन से मिलने की संभावना बहुत अधिक थी, लेकिन उसने इतनी जल्दी उससे मिलने की उम्मीद नहीं की थी। ये शिवेन के साथ उसका दिल अकथनीय रूप से शांत था। शायद यह ये शिवेन के बहादुर युद्ध रिकॉर्ड के कारण था, या शायद यह अन्य कारणों से था। संक्षेप में, जिस क्षण उसने ये शिवेन को प्रकट होते देखा, उसने बहुत आराम किया। उसके सामने लुप्त हो रहे छाया वाले जहरीले मगरमच्छ कबीले के विशेषज्ञों को अब इससे निपटना मुश्किल नहीं लगा। यह देखकर कि सभी ने उसे देख लिया था, ये शिवेन अब नहीं छुपी। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और उसका फिगर तुरंत गायब हो गया। जब वह फिर से प्रकट हुआ तो वह पहले से ही याओ कियान और बाई हनमो के सामने था। दूसरी तरफ लुप्त होती छाया वाले जहरीले मगरमच्छ कबीले के सदस्यों के बावजूद ये शिवेन बस मुस्कुराया और याओ कियान और बाई हनमो से कहा, मैंने आपको लंबे समय से नहीं देखा है। आप मजबूत हो रहे हैं। शुरू में ये शिवेन ने सोचा था कि याओ कियान उत्कृष्ट क्षेत्र 7वें स्तर में प्रवेश कर सकता है। अब वह उत्कृष्ट क्षेत्र 8वें स्तर में प्रवेश कर चुकी थी। हालांकि उसने अभी प्रवेश किया था, यह पहले से ही एक शिवेन की उम्मीद से परे था। याओ कियान की तुलना में बाई हनमो अधिक आश्चर्यजनक थी। याओ कियान के बोलने से पहले बाई हनमो ने पहले ही कहा था, ठीक है, ठीक है, मैं पहले से बहुत मजबूत हूँ। हा। जाहिर है, बाई हनमो के लिए ये शिवेन द्वारा पहचाना जाना बहुत खुशी की बात थी। पिछली घटना का अनुभव करने के बाद बाई हनमो शुरुआत से कहीं अधिक परिपक्व थी। वह जानता था कि खेती करने के लिए उसे कड़ी मेहनत करनी होगी। यह दुनिया निश्चित रूप से उसकी कल्पना से अनगिनत गुना ज्यादा खतरनाक थी, लेकिन उसका स्वभाव ज्यादा नहीं बदला था। वह अभी भी एक बच्चे की तरह था। जिस तरह हर कोई अभी भी अनुमान लगा रहा था कि उनके सामने वाला व्यक्ति कौन था, एक वैनिशिंग शैडो जहरीले मगरमच्छ कबीले के विशेषज्ञ ने अचानक ये शिवेन की पहचान ली और कहा, ये शिवेन, क्या तुम ये शिवेन हो? इस दौरान सभी में हड़कंप मच गया। वह ये शिवेन है? बिल्कुल नहीं।
वह ये जिवेन है। वह वास्तव में बोल्ड है। इस समय वह गुई युआन संप्रदाय के साथ नहीं है। क्या उसे गायब होने वाले छाया जहरीले मगरमच्छ कबीले के विशेषज्ञों द्वारा मारे जाने का डर नहीं है? यह कैसे संभव है? इस शीर्ष सौ द्वीप पर कानून घोषणा पत्र के उन विशेषज्ञों को चलने की अनुमति नहीं है। कानून घोषणा पत्र के विशेषज्ञों को छोड़कर कितने लोग ये जिवेन के विरोधी हो सकते हैं? वह इतना शक्तिशाली प्रतीत नहीं होता है। किंवदंती है कि उसने कई उत्कृष्ट दायरे के 9वें स्तर के विशेषज्ञों का सिर काट दिया था। क्या यह सच है? ऐसा नहीं लगता। वह इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? भीड़ में हंगामा हो रहा था। हर कोई इसी बात पर चर्चा कर रहा था। वे पहले भी ये शिवेन के बारे में बात कर रहे थे। कौन जानता था कि पलक झपकते ही महान नायक वास्तव में उनके बगल में आ गया। कई लोग ऐसे भी थे जो अभी गॉसिप कर रहे थे। इस समय वे खुश थे कि उन्होंने ये शिवेन के बारे में कुछ भी बुरा नहीं कहा। अन्यथा अगर ये शिवेन ने इसे इस समय सुना तो यह भयानक होगा। वास्तव में यह एक ऐसा व्यक्ति था जिसने वैनिशिंग शैडो जहरीले मगरमच्छ कबीले के युवा कबीले मास्टर को मारने का साहस किया। वह और क्या नहीं कर सकता था। यहाँ तक कि क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल ने भी ऐसा किया। उनकी तो बात ही छोड़िए। यह सुनकर कि वैनिशिंग शैडो जहरीला मगरमच्छ कबीले विशेषज्ञ ने ये जिवेन की पहचान की, मगरमच्छ छाया का चेहरा थोड़ा चमक उठा। जाहिर है उसने इस दौरान ये शिवेन के बारे में बहुत कुछ सुना था। गायब होने वाला छाया जहरीला मगरमच्छ कबीला ये जिवेन से और भी ज्यादा नफरत करता था। क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल की मौत एक भारी क्षति थी जिसे उनका वैनिशिंग शैडो जहरीला मगरमच्छ कबीला खोने का जोखिम नहीं उठा सकता था। क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल के अलावा कई ट्रांसेंडेंट रियल 9th लेवल के विशेषज्ञ भी ये जिवेन के हाथों मारे गए। नुकसान बहुत बड़ा था। हालांकि आक्रोश को चोट नहीं पहुंची, लेकिन लुप्त छाया जहरीला मगरमच्छ कबीला, जो हमेशा अहंकारी रहा था, इसे स्वीकार नहीं कर सका। हालांकि ये शिवेन से नफरत करना उनका काम था। मगरमच्छ की छाया के रूप में उसने अपने मुंह के कोने पर एक मुस्कान बिखेरी। उसने आगे बढ़कर कहा, क्या तुम ये जिवेन हो? हाँ, तुम मगरमच्छ छाया हो। ये शिवेन ने सिर्फ मुस्कराते हुए कहा। सभी में फिर से खलबली मच गई। यदि ये जिवेन चर्चा का मूल था तो दूसरा मूल स्पष्ट रूप से गायब छाया जहरीले मगरमच्छ कबीले की रहस्यमय मगरमच्छ छाया थी। अप्रत्याशित रूप से वे उन दोनों से मिले। जब वे बाहर गए तो ऐसा लगा जैसे वे किसी भूत से मिले हों। हालांकि सभी ने जल्दी से अपने विचारों पर लगाम लगा दी। युवा पीढ़ी के दो शीर्ष विशेषज्ञों के बीच जिस टकराव का वे इंतजार कर रहे थे, उसकी तुलना में उनके बारे में गपशप करना कुछ भी नहीं था। हाँ, मगरमच्छ छाया ने संकोच नहीं किया और सीधे सिर हिलाया। अब आप हमारे कबीले में एक सेलिब्रिटी हैं। यह मेरा सम्मान है, ये जिवेन ने मुस्कराते हुए कहा। लुप्त होती छाया जहरीली मगरमच्छ कबीले के लोगों के चेहरे तुरंत डूब गए। उन्होंने नहीं सोचा कि यह एक सम्मान था। इसके विपरीत यह उनकी शर्मिंदगी थी, जिसके बारे में बात करते हुए मुझे आपको धन्यवाद देना है। क्रोकोडाइल शैडो ने एक भयानक मुस्कान के साथ कहा। जिसके बारे में बोलते हुए मुझे आपको धन्यवाद देना है। क्रोकोडाइल शैडो ने एक कुटिल मुस्कान के साथ कहा। यदि आपने क्राउन प्रिंस मगरमच्छ को नहीं मारा तो मुझे नहीं पता कि वे बूढ़े कमीने मुझे कब बाहर निकालेंगे। क्रोकोडाइल शैडो के भेजे गए शब्द हर किसी की रूह कांप जाते हैं। हालांकि यह केवल एक साधारण वाक्य था, लेकिन उनके शब्दों में आक्रोश ने सभी को भय से कांप दिया। एक युवा प्रतिभा जो केवल कुछ 100 वर्ष की थी, को कबीले के आरक्षित बल के रूप में किसी अन्य व्यक्ति की छाया में रहना पड़ा। हालांकि क्रोकोडाइल शैडो ने उन्हें क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल से हीन नहीं एक खेती का माहौल दिया। यह इस उम्र में एक युवा के लिए बलिदान होने के बराबर था। अगर ये जिवेन ने क्राउन प्रिंस मगरमच्छ को नहीं मारा तो उसे अपने शेष जीवन क्राउन प्रिंस मगरमच्छ की छाया में रहना पड़ सकता है। वैनिशिंग शैडो जहरीले मगरमच्छ कबीले की छिपी हुई ताकतों में से एक के रूप में यह एक युवक के लिए एक क्रूर बात थी। युवा पीढ़ी के एक विशेषज्ञ के लिए यह एक क्रूर कार्य था। हर कोई सोच सकता था कि मगरमच्छ यंग को कबीले के लिए कितना गुस्सा था। लेकिन जब पूरे कबीले की मर्जी का सामना करना पड़ा, भले ही वह अनिच्छुक था, उसके पास कोई विकल्प नहीं था। वह केवल क्राउन प्रिंस मगरमच्छ की छाया हो सकता है और क्राउन प्रिंस मगरमच्छ की छाया में रह सकता है। एक विशाल राक्षस के रूप में जो अनगिनत वर्षों से अस्तित्व में था, वैनिशिंग शैडो जहरीले मगरमच्छ कबीले ने लंबे समय तक अपने स्वयं के नियमों और विनियमों का एक समूह बनाया था। जबकि इन वैनिशिंग शैडो जहरीले मगरमच्छ कबीले के विशेषज्ञों ने वैनिशिंग शैडो जहरीले मगरमच्छ कबीले से संबंधित लाभों का आनंद लिया, वे भी इन नियमों से बंधे थे। जो भी हो, यह नग्न वास्तविकता थी। अब जब क्राउन प्रिंस मगरमच्छ मेरे सिर पर दबाव नहीं डाल रहा है, तो मैं इस दुनिया की हवा में खुलकर सांस ले सकता हूँ। हा 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 हा, बोलते ही मगरमच्छ की छाया हंस पड़ी। यह ऐसा था जैसे उसने कुछ मजेदार सोचा हो। वह इतना जोर से हंसा कि उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। अचानक मगरमच्छ की छाया ने हंसना बंद कर दिया। उसने ये जिवेन को देखा और कहा, धन्यवाद देने के लिए मैं आपको व्यक्तिगत रूप से नरक भेजूंगा। अब से आपका नाम इतिहास में दर्ज किया जाएगा।
आप स्वर्ग के पहले गौरव होंगे जिसे मैं मारूंगा। इतिहास में दर्ज, मैं इतिहास में दर्ज नहीं होना चाहता। आप मेरे द्वारा मारे गए पहले जीनियस नहीं होंगे। येज़िवेन ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और ठंडेपन से कहा। उसकी अभिव्यक्ति असामान्य रूप से उदासीन लग रही थी। यदि क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल दुनिया पर हावी होने वाले शेर की तरह ढीठ था, तो क्रोकोडाइल शैडो छाया में जहरीले सांप की तरह था। वह किसी भी समय छाया से बाहर निकल सकता है और घातक प्रहार कर सकता है। इस तरह का विषैला सांप सतह पर मौजूद शेरों से भी ज्यादा भयानक था। ऐसा लग रहा था कि मगरमच्छ छाया ने येज़िवेन की बातें नहीं सुनी, या उसने येज़िवेन की बातों को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया। उसने बस ठंडेपन से कहा, हालांकि वे बूढ़े लोग तुम्हारे मरने का इंतजार नहीं कर सकते, मैं तुम्हें द्वंद्व तक जीवित रहने दूंगा। उस समय मैं तुम्हें सबके सामने मार दूंगा। क्राउन प्रिंस मगरमच्छ कुछ भी नहीं है। केवल मैं वही हूं जिसे लुप्त छाया जहरीले मगरमच्छ कबीले के भविष्य का नेतृत्व करना चाहिए। सभी ने गहरी सांस ली। मगरमच्छ छाया ने अपनी प्रतिष्ठा स्थापित करने के लिए सबके सामने येज़िवेन को मारने की योजना बनाई। वह साल भर क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल द्वारा दबा हुआ था और पूरे कबीले की व्यवस्थाओं का पालन करना था। वह क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल की छाया होना चाहिए, कबीले द्वारा खेती की जाने वाली गुप्त शक्ति। अगर इस बार क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल येज़िवेन के हाथों नहीं मरता, तो उसे इस जीवन में अलग दिखने का मौका नहीं मिलता। क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल के प्रति उनकी नाराजगी की कल्पना की जा सकती थी। अब क्राउन प्रिंस मगरमच्छ येज़िवेन के हाथों मर गया। अगर वह येज़िवेन को सबके सामने मार सकता, तो क्या यह साबित नहीं होता कि वह क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल से कहीं ज्यादा मजबूत था? परोक्ष रूप से यह उन बुजुर्गों के मुंह पर तमाचा होगा जिन्होंने उसे छिपाने का फैसला किया। हालांकि क्रोकोडाइल शैडो बहुत आश्वस्त था। भले ही वो क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल की बराबरी पर हो, लेकिन उनके सामने वो शख्स था जिसने क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल का वध किया था। वह द्वंद्व युद्ध में येज़िवेन को मारने के लिए इतना आश्वस्त कैसे हो सकता है? क्या होगा अगर वह येज़िवेन द्वारा मारा गया हो? जाहिर है, क्रोकोडाइल शैडो ने इस परिणाम के बारे में नहीं सोचा था। शायद उनके दिल में ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। भागने की कोशिश मत करो। आपको पता होना चाहिए कि हमारे कबीले के उन पुराने लोगों के प्रति आपके प्रति कितनी नाराजगी है। आपने उस उम्मीद को नष्ट कर दिया है जो उन्होंने व्यक्तिगत रूप से बनाई है। हा, एक बार जब आप शीर्ष 100 द्वीप छोड़ देते हैं, तो मुझे डर है कि वे तुरंत आपका पीछा करेंगे। मुझे आशा है कि तुम उनके हाथों नहीं, मेरे हाथों मरोगे। मगरमच्छ की छाया ने स्पष्ट रूप से कहा। क्राउन प्रिंस मगरमच्छ की मृत्यु उसके लिए शोक करने लायक नहीं लगी। यहां तक पूरे कबीले के लिए भी यह एक दुखद बात थी। लेकिन उसके लिए ये जश्न मनाने लायक भी बात थी, क्योंकि जब क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल मरता था तभी वो खड़ा हो सकता था। भाग जाओ। मैं क्यों भागूं? येज़िवेन ने अपनी आंखें नीची कर लीं और मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम्हारे कबीले के बूढ़े लोगों को मुझसे नफरत करनी चाहिए, लेकिन अगर मैं किसी और जीनियस को मार दूं, तो क्या वे पागल हो जाएंगे? येज़िवेन ने मगरमच्छ की छाया को साफ साफ जानलेवा इरादे से देखा। हालांकि उसे क्रोकोडाइल शैडो से ज्यादा नफरत नहीं थी, और यह येज़िवेन की वजह से था कि क्रोकोडाइल शैडो अब खुलकर सबके सामने आ सका। वे दोनों पूरी तरह से अलग स्थिति में थे। दोनों पक्षों के बीच का संबंध जीवन और मृत्यु का था। अगर क्रोकोडाइल शैडो लुप्त छाया वाले जहरीले मगरमच्छ कबीले की मान्यता हासिल करना चाहता था, क्राउन प्रिंस मगरमच्छ के प्रभाव को खत्म करने के लिए, और यह साबित करने के लिए कि वह क्राउन प्रिंस मगरमच्छ से ज्यादा मजबूत था, तो येज़िवेन को सीधे मारने के अलावा कोई तेज तरीका नहीं था। येज़िवेन के लिए यह बहुत सरल था। एक ही कारण था, जो कोई भी उसे मारना चाहता था वह उसे मार डालेगा। कोई अन्य दुर्घटनाएं नहीं थी, और यह बिल्कुल भी जटिल नहीं थी। बस इतना ही था। हा, मुझे मार दो। मैं तुम्हारे अहंकार की सराहना करता हूँ। अपने अंतिम क्षणों का आनंद लो। मगरमच्छ की छाया ने हंसते हुए कहा। उसे ऐसा लग रहा था कि येज़िवेन उसकी मुट्ठी में है। भले ही येज़िवेन ने क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल को मार दिया था, जो उसके साथ समान रूप से प्रसिद्ध था। कई लोग हैं जिन्होंने मुझसे यह कहा है, लेकिन वे सभी मर चुके हैं, येज़िवेन ने धीरे से कहा। सब चुप थे। मैदान में दो लोगों को देखकर जो बहस कर रहे थे, दोनों पक्षों में दृढ़ विश्वास था। इन प्रतिभाओं में से प्रत्येक के पास वह आत्मविश्वास था जो सामान्य लोगों के पास नहीं था। अजेय युद्ध रिकॉर्ड द्वारा लाया गया अजेय आत्मविश्वास मार्शल आर्ट पथ पर चलने के लिए आवश्यक था। इस आत्मविश्वास के बिना लोगों को बहुत पहले ही हटा दिया गया होता। उनके जैसे प्रतिभाशाली लोगों की तो बात ही छोड़ दें। अगर उनमें सब कुछ दबा देने का आत्मविश्वास नहीं होता तो वे इतनी दूर तक नहीं जा सकते थे। दोनों के बीच टकराव को सुनकर तो बात और भी छुपी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि दोनों पक्ष एक दूसरे को अपनी मुट्ठी में ले रहे हैं, जैसे कि वे अगले टकराव में एक दूसरे को मार सकते हैं। उनमें से एक ऐसा करने में सक्षम होना चाहिए, लेकिन वे वास्तव में अभी तक लड़े नहीं थे। बहुत से लोगों ने अब हड़बड़ाहट में निर्णय नहीं लेने का साहस किया। कहने की जरूरत नहीं है, येज़िवेन की ताकत अब फले फूले बादल सागर क्षेत्र में अच्छी तरह से जानी जाती थी। सब कुछ समझाने के लिए काफी था।
चून की क्रोकोडाइल शैडो को क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल को बदलने के लिए बाहर धकेल दिया गया था। वह क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल से कमतर नहीं होगा, चाहे वह कितना भी बुरा क्यों न हो। वह एक और प्रतिभावान व्यक्ति था। जब दोनों पक्ष लड़ते थे तो एक क्षण की हिचकिचाहट भी परिणाम निर्धारित कर सकती थी। बहुत अधिक अनिश्चितताएं थीं। तुम वो मगरमच्छ की छाया हो, इसमें अहंकार करने की क्या बात है। तुम सिर्फ एक व्यक्ति हो जिसे क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल ने इतने सालों तक दबा रखा है। बाई हनमो ने अचानक अपने शब्दों में तिरस्कार के साथ हस्तक्षेप किया। जब क्रोकोडाइल शैडो ने यह सुना तो उसका चेहरा थोड़ा बदल गया। फिर उसने बाई हनमो की ओर ठंडी दृष्टि से देखा। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन सीधे कहा, अच्छे से जियो। प्रार्थना करो कि तुम मुझसे बहुत जल्दी न मिलो, नहीं तो यह तुम्हारी मौत होगी। क्रोकोडाइल शैडो के नेतृत्व में वैनिशिंग शैडो जहरीले मगरमच्छ कबीले के विशेषज्ञों ने एक के बाद एक खाली कर दिया। घायल लुप्त छाया जहरीला मगरमच्छ कबीले के विशेषज्ञ जमीन पर बेहोश पड़े थे और उन्हें ले जाया गया। क्रोकोडाइल शैडो की पीठ और अन्य लोगों को जाते हुए देखकर बाई हनमो ने आह भरते हुए कहा, यह अफसोस की बात है। वह आदमी इतना शांत कैसे हो सकता है। अगर उसने हमला करने की हिम्मत की तो मैं उसे मारने का मौका लूंगा। इस मामले में भाई ये के पास चैंपियनशिप जीतने के लिए एक कम दुश्मन होगा। ये जिवेन ने बाई हनमो को कुछ आश्चर्य से देखा। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि बाई हनमो के पास ऐसी कोई योजना होगी। कोई आश्चर्य नहीं कि उसने अचानक हस्तक्षेप किया। ये जिवेन के दिल में थोड़ी उत्सुकता थी। बाई हनमो के हाथ में किस तरह का ट्रम्प कार्ड था। उसने यह गारंटी देने का साहस किया कि वह मगरमच्छ की छाया को मार सकता है। हालांकि ये जिवेन ने केवल मोटे तौर पर क्रोकोडाइल शैडो की ताकत को महसूस किया था। उन्हें विश्वास था कि क्रोकोडाइल शैडो क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल से कमतर नहीं होगा। ऐसे व्यक्ति, यहाँ तक कि शिवेन को भी सिरदर्द था। वास्तव में बाई हनमो में क्रोकोडाइल शैडो को मारने का आत्मविश्वास था। ये जिवेन बिल्कुल विश्वास नहीं करते थे कि बाई हनमो अहंकार से बोलती है, क्योंकि वह मगरमच्छ छाया की ताकत को नहीं जानती थी। चूंकि बाई हनमो भी देख सकती थी कि मगरमच्छ की छाया एक दुर्जय शत्रु होगी, बाई हनमो स्पष्ट रूप से घमंड से नहीं बोलेगी क्योंकि उसने गलती की थी। उसे तैयार रहना चाहिए। अगर तुम उसे यहाँ मारोगे तो वे मगरमच्छ शायद पागल हो जाएंगे। याओ कियान ने मुस्कराते हुए कहा। वह इसे सबसे अच्छी तरह जानती थी, ठीक वैसे ही जैसे वैनिशिंग शैडो जहरीले मगरमच्छ कबीले ने अभी कोई कदम उठाने की हिम्मत नहीं की। अगर ये जिवेन ने यहाँ मगरमच्छ छाया को मार दिया तो वैनिशिंग शैडो जहरीले मगरमच्छ कबीले के विशेषज्ञ पागल हो जाएंगे और तुरंत कार्रवाई करेंगे। अगर अखाड़े में मगरमच्छ की छाया मर गई तो उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं था। आपकी बहन याओ सही है, कहने की बात नहीं है। इस साल क्रोकोडाइल शैडो ही एकमात्र विरोधी नहीं है। अगर आप क्रोकोडाइल शैडो को मार भी दे तो इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। ये जिवेन ने धीरे से हंसते हुए कहा, और तो और, एक आदमी को एक एक करके मजबूत दुश्मनों को हराना चाहिए और शीर्ष पर चढ़ना चाहिए। यही जीवन का आनंद है। ये जिवेन किससे डरती थी? ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। चाहे वह कितना ही शक्तिशाली शत्रु क्यों न हो, वह कभी भयभीत नहीं हुआ। इसके अलावा वे सभी युवा पीढ़ी के विशेषज्ञ थे। अगर उसे जीतने के लिए तरकीबों पर निर्भर रहना पड़ता तो मार्शल आर्ट का उसका रास्ता सबसे अधिक स्थिर होता। जी भाई, आप सही कह रहे हैं। यह सिर्फ इतना है कि क्रोकोडाइल शैडो से निपटना आसान नहीं है। हे, अब हर कोई कह रहा है कि भाई ये लोकप्रिय उम्मीदवार हैं। वे समुद्री जीव कबीले बहुत अहंकारी हैं। उन्हें मार डालो और उन्हें बताओ कि उनके लिए क्या अच्छा है। बाई हनमो जल्दी से भूल गई कि अभी क्या हुआ था और मुस्कराते हुए बोली, चलो चलते हैं। इस बार मैं पूरी कोशिश करूंगा।